अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। आज शो का आगाज़ होगा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत प्यारा है। कराची में बारिश हुई, जहमत भी बनी रहमत, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला की रहमत को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। क्योंकि अच्छा मुझे ये लगा कि कल तो खैर कराची वाले बहुत ज़्यादा, हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे। शाहराहों पर पानी था, सड़कों पर पानी था और ये एक क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन थी। मेरे कराची साहब ने भी कहा कि क्लाउड बर्स्ट ना होता तो ऐसे हालात ना होते यकीनन, लेकिन सिचुएशंस आती हैं और कराची वाले तो मेरे ख्याल से अब अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए मुझे यहाँ पर कि इन चीज़ों के आदी भी हो गए। लेकिन अब बात सिर्फ ये है कि ये मामला अभी क्योंकि इलेक्शन भी सामने हैं, अभी हमने बहुत तेज़ी से काम भी होता हुआ देखा है, सड़कों पर हमें नज़र आ रहा है। तो आज जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि मुझे कहीं पर भी यकीनन अंदरून में इलाकों में पानी होगा, लेकिन अहम शाहराएँ जितनी आप देख लें, मॉडल कॉलोनी की सड़कें देख लें आप, अंदर की मैं बात नहीं कर रही, जो जहाँ पर ये सारा कमर्शियल एरिया उधर तो खैर सड़क ही नहीं है, तो वो तो यकीनन तबाह गई जो है वो मंजर पेश कर रही होगी। लेकिन जो अहम शाहराएँ हैं, जो मेन रोड पर आप आते हैं, एयरपोर्ट से जब आप गुजर होते हैं, शाहराह फैसल, बलोच कॉलोनी, यहाँ पर हमें बहुत बेहतरीन नज़र आई कि यहाँ पर सड़कों पर पानी नहीं था। यकीनन अंडरपासेस में पानी है, सड़कें टूट चुकी हैं, बड़े बड़े शगाफ पड़े, उन तमाम चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मौसम अच्छा है, खुशगवार है, मौसम को एंजॉय करें और जो है वो साथ साथ हमें कहते हैं ना कहीं पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें। तो भाई समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ तो शाम में आपने एंजॉय की होंगी। अच्छा नाश्ता करें, हेल्दी नाश्ता करें ताकि आप सारा दिन फिट रहें और जो है वो अच्छे से अपना दिन गुजार सकें। तो कराची वालों के लिए जो रहमत थी, कल जहमत भी बनी। ज़रा कुछ आपसे वो भी जिक्र करते हैं कि जो चंद घंटों की बारिश हुई उसने सारी जो कलई खोल दी पिछले जितने भी अदवार में हुकूमतें थीं। और जब इन सियासी मंशूरों की बात करें, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं, तो हमने देखा कि जो मशहूर बंस रोड की सड़क बनाई गई थी वो भी तालाब का मंजर पेश करती रही। उसके अलावा 1.5 महीने पहले बनाई गई सिंधी होटल की जानिब से एक सड़क थी, वो भी बह गई। चेज़अप में जौहर के सामने एक सड़क बनाई गई, उसमें इतना बड़ा शगाफ पड़ गया है और वो अभी बिल्कुल उसको बने हुए कुछ ही माह गुजरे हैं। अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, पिंडी चौक में जो सड़कें थी वो ज़ेरे आब आ गई। उसके अलावा सेक्टर सी में भी जो है वो सड़कों पर पानी जमा हो गया, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात हैं। इसके अलावा शहर कायद में बारिशों के बाद निकासी आपका निज़ाम जो है वो दरम बरम हो गया और इंतखाबात में जो हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार हैं उनको इंतखाबी मुहिम चलाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तो ये तो मेरे ख्याल से ख़बर में भी इसको हम इस तरह कर लें कि उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि जो शहरी हैं जब बारिश होती है तो आम रूटीन में उनको कितनी दुश्वारी होती है। तो चले, ये बहुत अच्छा हुआ कि उम्मीदवारों को पता तो चले कि जो हालात हैं शहर में वो क्या हैं, उनको टफ़ टाइम दिया और शायद जो है ना वो इससे भी कोई सीख ले लें। ये तो हम हमारे बड़ी बताएंगे कि उनको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, और ये इसके बाद करेंगे क्या है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा यकीनन शहर में जो है वो बहुत सारी तबाही हुई। उसके अलावा अगर उर्दू बाज़ार की बात की जाए तो वहाँ पर जो है वो क्योंकि नशेबी अब इलाका हो गया है वो, और सारी जो दुकानें हैं वो नीचे नीचे हो गई हैं, रोड ऊपर हो गया है, तो सारा जो पानी था वो दुकानों में दाखिल हो गया। उसके बायस जो स्कूलों की किताबें हैं, इस्लामिक कुतुब है या दीगर लिटरेचर है, वो सब जो है वो पानी में गीली हो गई, बह गई, जिसकी वजह से यकीनन उनके लिए भी एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई। इसके अलावा हम जो दीगर जो हमारे इलाके हैं, बोल्टन मार्केट वगैरह या जहाँ से बड़ा कारोबार होता है, उधर भी हमने देखा कि दुकानों के अंदर पानी आ गया, जिसकी वजह से जो है वो खासा नुकसान हुआ है। तो ये हुआ। लेकिन उसके साथ साथ जो शहर में बारिश के बावजूद जो तमाम बसेस थी वो रूट्स पर चलती रहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं और जो रेड बस सर्विस भी है, जो ग्रीन बस सर्विस है, पिंक बस सर्विस है, उनकी जो बसेस हैं वो लो प्रोफाइल हैं। तो पिछले अदवार में हमने देखा था, जब पिछले साल बारिश हुई थी तो उसमें हमने देखा था कि फौरी तौर पर इन बसेस को बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो लो प्रोफाइल है, पानी में जा सकता है और इलेक्ट्रिक हैं तो उसका सिस्टम ख़राब हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो है वो उनको चलाने की भरपूर कोशिश की गई थी। तो तमाम जो बसेस थी वो रूट्स पर रहीं। बसेस के सिस्टम में काम करने वाली जो बैटरी बस है उसकी छत पर अब उसको जो है वो लगा दिया गया, तो उसकी वजह से ये बसेस अब ठीक तरीके से चल सकती हैं, ये कहा गया है। लेकिन सड़कों की जो सिचुएशन है अगर वो ऐसे ही रही तो यकीनन उनको जो है वो शदीद नुकसान पहुँचेगा। लेकिन अच्छा इक़दाम हमें नज़र आया कि वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, घंटों सड़कों पर खड़े रहे। अगर ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी गायब हो जाती तो आवाम का तो लगता है जीना मुश्किल है, अपने घरों को पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। साथ साथ एक और अच्छी खबर ये कि जो शहर में होने वाली वक्फे वक्फे से जो बारिश थी उसमें कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन जो है
वो उसका अमला निकासिया आपके कामों में और उसको निकालने में जो है मसरूफ़ अमल नज़र आया। और हमने देखा कि पिछले जब बारिशों का स्पेल आया था, मानसून का भी जब सीज़न था, तो डिफेंस की सड़कों पर, क्लिफ्टन की सड़कों पर बहुत ज़्यादा पानी हमने देखा था और वो घरों तक में दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से शहरी बहुत परेशान थे। उसके बाद एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और वो प्रोजेक्ट इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि देखा जा सके कि आगे आने वाला जो मानसून का स्पेल है उसमें क्या है, जो इतनी बड़ी तादाद में पानी आता है या जो सैलाबी रेले आते हैं या जो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, तो उस पर सड़कों का निज़ाम जो है वो बेहतर रखा जा सकेगा या ये इसको क्योर कर सकेगा। तो इस जो स्पेल में वो देखा गया कि हमने देखा था पिछले दिनों के डिफेंस में और क्लिफ्टन के रोड्स पर हमने बड़े बड़े जो खड्डे हैं उनको होते हुए देखा था और उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर काम हो रहा था। तो एज अ टेस्ट केस उसको लिया जा रहा था। तो अभी उसका हमें नज़र आया समर के वो अब जो है सूरत हाल बेहतर हो गई। कल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल सिचुएशन हमें इस तरफ नज़र आई जो है क्लिफ्टन और डीएचए के इलाकों में। रिहायशियों के लिए बारिशों में किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में जो है वो सीबीसी दफ्तर में कंप्लेंट सेंड भी कायम किया गया है कि अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है इन अतराफ़ इलाकों में तो आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। निकासी आपकी सफाई के लिए इस वक्त 1500 वर्कर्स और उसके अलावा जो डिफरेंट टीम्स हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं और अपना काम कर रही हैं और मरकज़ी शहरों से बारिश का जो पानी है वो निकाल लिया गया है। मज़ीद अगर कोई भी इंतज़ामात में आप देख रहे हैं कि गफलत हो रही है या कोई भी शिकायत है या कहीं पर भी पानी नज़र आ रहा है, तो उन्होंने कहा है कि हमने कंप्लेन सेंटर बनाया है और आप वहाँ पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं और अपने मसाइल हल करवा सकते हैं। तो ये हमें कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की तरफ से भी ये नज़र आया। और अब आगे आने वाला जो चैलेंज है वो क्योंकि मानसून का होगा तो उसमें भी ये देखना है कि जो प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्या आएगा और क्या अब वहाँ पर पानी नहीं होगा। तो बाहर अभी तो हमें बहुत बेहतर सूरत हाल नज़र आई। इसके अलावा जब दीगर इदारों की अगर हम बात करें तो जो केएमसी है ऑफिस, उसके बाहर ख़ुद इतना पानी जमा था और वो उसकी जो बिल्डिंग थी पूरी उसके अतराफ़ हमें पानी नज़र आया। इतना बड़ा कारोबार होता है, इतने ज़्यादा जो है वो बिज़ी रोड है। आप ये फुटेजेस में भी देख सकते हैं कि किस कदर वहाँ पर पानी जमा है और कोई गाड़ी गुजरने के लायक तो रास्ता है ही नहीं। और पूरा आप देखेंगे दुकान वाले भी दुकान कारोबार सब कुछ बंद करके चले गए हैं कि अगर 2 से 3 दिन अगर बारिश हो जाए तो शहर में क्या कारोबार बंद हो जाएगा, कोई भी चीज़ हमें चलती हुई नज़र नहीं आएगी। तो ये तमाम चीज़ों को पहले रेन पे बात करेंगे। उसके अलावा कुछ जो है हमारे पास इंतखाबात से रिलेटेड भी खबरें हैं, लेकिन इन सब पर तो पानी फिर तब हमें नज़र आ रहा है क्योंकि जिस तरह से पानी सड़कों पर आया है। इसके अलावा जो है वो PSL भी स्टार्ट होने जा रही है और गुलकार अली ज़फ़र ने पहले भी शायद ये कहा गया था। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अशरफ भाई अस्सलाम वालेकुम। कराची से गुजर के आया हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से गुजर के हैं? कराची से गुजर के आया हूँ, कराची तक तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा मजाक उड़ा रहे। ठीक है। और अशरफ भाई आपकी तो तबीयत नासाज है जी, वो इनकी तबीयत ख़राब है, ये नहीं पता किस पे। जी असल में जो है ना वो हाथ साफ हो गया था। हाँ, मुझे लग रहा है कि घर में पिटे हैं। हाँ बिल्कुल पिट भी सकते हैं क्योंकि मौसम ऐसा था कि शरारतों में लग गए होंगे तो घर जाके फिर धुलाई। बिल्कुल। अशरफ भाई की जो है वो तबीयत थोड़ी नासाज है, आज दांत में तकलीफ है, तो अशरफ भाई को जो है ना हमें फुल ट्रॉलिंग का मौका मिला हुआ है तो हम ऐसा उनके साथ करते रहते हैं। ये उनकी मोहब्बत है कि कभी वो बुरा नहीं मानते। तो थैंक यू सो मच अशरफ भाई, हमेशा ऐसे ही रहे और हम भी ऐसे ही रहेंगे। तो हमने कल जो सूरत हाल देखी, कहाँ कहाँ जो है वो कियोस्क तो खैर पूरे शहर में ही था, तो पूछना ही बेकार है। लेकिन ये फ़हीम भाई ये जो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, इंतखाबात की बातें कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्लान्स दे रहे हैं, आवाम का तो ये हाल है इस वक्त। आपने शुरू में एक वर्ड इस्तेमाल किया अनफॉर्चुनेटली, तो हम अनफॉर्चुनेटली जो है ना अनफॉर्चुनेट के आदी हो चुके हैं। हकीकत यही है। मुझे जब ये परसों जब बारिश हुई है तो ज़ाहिर है पूरा शहर में अचानक बारिश हुई और बारिश के नतीजे में जो है वो रोड्स पे आलम ये था कि लोग ज़ाहिर अपने घरों को वापस जा रहे थे। सैटरडे नाइट थी, लोग निकलते भी हैं अपने घरों से मुख्तलिफ डिनर्स के लिए, तकारीब में जाने के लिए, शादियों में जाने के लिए। और शादियों की कुछ वोटेजेस ऐसी भी आई हैं कि जिनमें जो लोग ओपन एयर में थे और शादी की तकरीब पूरी जो है वो जो हमारे एक PTI के रहनुमा है मरवत साहब, उनके ज़ुबान में हो गई। तो आज़ाद भाई होते तो इतने खूबसूरती से कह जाते। तो मसला ये है कि मैं ख़ुद अपनी बात बताऊं कि मुझे जो है हमारी एक टीम जो है वो मंगल बाज़ार जो बैतुल मुकर्रम के सामने वहाँ पर फंस गई थी। हम मूव नहीं कर, उन्हें निकाल नहीं पा रहे थे, रेस्क्यू नहीं कर पा रहे थे, ऑफिस से गाड़ी भेजना भी मुमकिन नहीं हो रहा था। तो मैं घर पे कोई 9-10 बजे का वक्त था, मैंने कहा ख़ुद मैं निकलता हूँ और मैं इनको रेस्क्यू कर लेता हूँ वहाँ से। तो मैं निकला हूँ और आप यकीन जानिए कि मैं अपने घर से निस्फ किलोमीटर भी नहीं गया था, रोड पर आया ही था सफारी पार्क के सामने
कि वहाँ इतना ट्रैफिक था कि मुझे आगे जाने का मौका नहीं मिला, और उस जगह से मुझे अपने घर वापस पहुँचने में 1.25 घंटा लगा। बताएं। तो ये हाल था कि शहर में मैं ये नहीं कहूँगा कि दर्जनों गाड़ियाँ या सैकड़ों गाड़ियाँ या हज़ारों गाड़ियाँ नहीं, लाखों गाड़ियाँ जो हैं उस रात शहर की सड़कों पर फंसी रही हैं, और लोग 6-6, 8-8 घंटे के बाद अपनी मंजिलों पर पहुँचे। और शार फैसल का तो हाल ये था कि कल यानी पूरी रात लोगों ने अपने दफातर में गुजारी, और कल उन्हें जो है वहाँ से रेस्क्यू किया गया पानी उतरने के बाद। लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम अनफॉर्चुनेट के आदी हो चुके हैं। अच्छा, अब बात ये है कि आगे इंतखाबात भी आ रहे हैं। इस वक्त तो हमने देख लिया कि शायद में अहम शाहराहों से, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में भी, कि पानी निकाल लिया गया, लेकिन अब ये हमें मेरे ख्याल से परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। और ये ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है कि हम ड्रेनेज का सिस्टम अपना बेहतर नहीं कर सकते, या क्यों नहीं कर सकते फ़हीम भाई? इतने बड़े बड़े नाले मौजूद हैं, लेकिन उन नालों की सफाइयों की बातें तो होती हैं, लेकिन अभी भी अगर मैं खुद भी चली जाऊँ और फुटेज बना के ले आऊँ तो आपको भी पता होगा कि क्या हाल है। कोरंगी नाला, गुज्जर नाला, अब ये तमाम जो बड़े बड़े नाले उनको उठा के, ये मदीर में जो लियाकताबाद और इनकी तरफ से गुजर रहे हैं वो नाला सब चौक है। बोल चुके हैं जी। अच्छा, मैं बोलता हूँ, बोलें। देखिए, मसला ये है कि कराची वो बदकिस्मत शहर है जिसका कोई मास्टर प्लान नहीं है, और मास्टर प्लान ना होने की वजह से वो जगह जहाँ पर जो है वो 20 लोगों को रहना था, उस जगह पर 200 लोग रह रहे हैं इमारत बना के। और उस जगह का जो एक, आप यूँ समझ लीजिए कि सेवरेज का सिस्टम या यूटिलिटीज़ जो उस जगह पर उन्होंने इस्तेमाल करनी थी 20 लोगों ने, आज वहाँ पर वो 200 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मास्टर प्लान की वजह से, मास्टर प्लान ना होने की वजह से, उसकी ख़राबी की वजह से, अफसरान की ख़राबी की वजह से, SBCA की ख़राबी की वजह से ये सिचुएशन डेवलप हुई है कि आज ये शहर जो है वो, अगर हम गिनते हैं इसे, वैसे तो कहते हैं हम 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है, बेशक इसे 2 करोड़ समथिंग गिना जाए, लेकिन उसकी वजह से जो है असल सिचुएशन पैदा हुई है कि ये शहर इतना हॉरिजॉन्टल बड़ा है, हॉरिजॉन्टल कि अब जो है वो शहर को वो यूटिलिटीज़ जो इस शहर में 40 साल 50 साल पहले बनी थी उनके मुताबिक इस शहर को चलाना मुमकिन नहीं है। आप नाले मज़ीद जो है वो तोसी कर दें, उनकी मज़ीद नालों को बेहतर कर दें, लेकिन जब बारिश होती है आपको पता चल जाता है कि ये शहर जो है इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ चुका है। ये है बेसिकली मसला। और क्यों? ज़ाहिर है उसके ऊपर जो है ज़िम्मेदार सियासी जमातें हमारी, वो तमाम लोग जो पिछले 35 साल में पिछले मुख्तलिफ वक्तों में इक़्तिदार में रहे, चाहे हम हैं, चाहे वो 15 साल से सूबाई हुकूमत में रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या 1 साल में अभी जो है 1 साल और पिछले नअमतुल्लाह खान साहब का दौर जमात इस्लामी, कोई भी जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी ज़िम्मेदार नहीं है। सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। इस शहर का आम आदमी जो है ना, वो अब अगर ये सवाल कर रहा है आज के दिन कि मैं 8 फरवरी को वोट देने क्यों निकलूँ, किसको वोट दूँ, तो ये बिल्कुल सही है। अभी तो सवाल ये भी पैदा हो गया है अशरफ भाई कि अगर 8 फरवरी को बारिश हो गई तो इलेक्शंस में क्या होगा, क्योंकि लोग तो नहीं निकल पाएंगे और बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे। और ये प्रेडिक्शन है अभी 6-7 तारीख तक कि बारिश मजीद होगी, तो उसमें क्या होगा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले कोई ब्रेक लेते हैं उसके बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, जाने से पहले जिस तरह हम बात करते हैं कि बारिश ने जो है वो कल ही खोल दी है, और अब ये जो कल ही खुल गई है उसके बाद क्या होगा, पेंडोरा बॉक्स जब खुलेगा तो क्या होगा, बैलेट बॉक्सेस जब खुलेंगे तो क्या होगा। अशरफ भाई, आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त, और ख़ुद उम्मीदवार जो हैं वो, उनकी इंतखाबी मुहिम रह गई, उम्मीदवार जो है वो सड़कों पर, अच्छा बड़े मैंने कैंपेन्स कल फुटेजेस देखी जी, अब वो झाड़ू लेकर निकल रहे हैं और सफाइयाँ कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। अब तो खैर उन्होंने करना ही, तो पहले कर लेते ये सब चीज़ें। नहीं, देखें कि जैसे मुझे भी मतलब हमारे 22 हल्के कौमी असम्बली के हैं जो हमारे टीम लीडर हैं, तो उन्होंने सबको एक एक इलाका दिया हुआ है। कल पूरे दिन ज़रा भी नहीं बोला जा रहा था, पूरे दिन कोशिश करके जो हमने क्या किया कि ना, जो उम्मीदवार हैं उस इलाके के, जैसे हल्का मेरा है NA 248 सेंट्रल का सबसे बड़ा एरिया है, तो वहाँ पे 5 लाख से ज़ायद वोटर हैं, ख़वातीन मर्द मिला के। तो वहाँ कोशिश की मैंने, पीपल्स पार्टी की भी उम्मीदवार से, जमात इस्लामी की भी उम्मीदवार से, MQM की भी उम्मीदवार से। उन्होंने कहा यार पानी तो उतरे तब हम कहाँ जाएंगे, क्या दिखाएंगे, अभी तो सूरत हाल ये, मतलब वो खुद कह रहे हैं कि हम भी नहीं निकल रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि मैंने जो अपडेट देखी वीकेंड पे, तो मुर्तज़ा वहाब साहब निकल गए माशाल्लाह, जैसे दिखाते हैं अच्छी अच्छी जगह पे जाकर उन्होंने फुटेज दिखाई, सब कुछ क्लियर है। मैं इवन कि मैं 13D में रहता हूँ, मैं घर वाले गए हुए थे उर्दू साइंस कॉलेज के पीछे, उनको लेने के लिए, जैसे फ़हीम भाई निकले थे मैं भी उनको लेने निकला, घर वालों को अपने, और मैं जो फंसा हूँ, मतलब ये मैं इंतज़ामिया को नहीं, मैं शहरियों को भी कहूँगा, आप यकीन करें रमशा, जो आने वाली सड़क है उस पर गाड़ियाँ डाल दी उन्होंने। मतलब वो पानी देख के बस हमें निकलना है। मतलब आप अगर
वही जैसे हमने ट्रैफिक की बात की, सांस, अगर आप उसको जगह नहीं देंगे वो ट्रैफिक का फ्लो कहाँ जाएगा। अब पानी, गाड़ियाँ बंद हो गई और जो लोग फंसे हैं, इवन कि मुझे अपने 13D से उधर से वापस घर आने में मुझे 2 घंटे लगे। अब इतने ट्रैफिक जैम, पूरा ये मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं, ये नीपा वगैरह और ये क्योंकि वहाँ पे काम हो रहा है रेड लाइन बस का, और माशाल्लाह से ऐसा काम होता है कि सब इधर से काम किया उधर तोड़ दी, उधर से काम किया इधर तोड़ दी सड़क। तो सिचुएशन ये है कि हमें जो शहर की इंतज़ामिया है वो कह रही है क्लाउड बर्स्ट हुआ, चलें ज़बरदस्त, ये भी हमने मान लिया, मगर ये बताएं सिर्फ 21 पॉइंट क्यों डूबते हैं। हम जैसे कर रहे हैं, हम शहर फैसल मेट्रोपोल से निकलें आप और आप एयरपोर्ट तक जाएँ तो मेजर पॉइंट्स हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे। आप आएँ, आप नर्सरी के पास, वहाँ नाला है, नाले पे क्या हुआ है, मार्केट बनी हुई है, वो जो नाला जो था, जो आपका PCHS पूरा डूबा उसकी वजह से। आप इधर आए, नर्सरी मार्केट डूबी। अब इसकी वजूहात क्या हैं? नाले जो हैं आपने कंप्रेस, मतलब छोटे छोटे कर दिए। जो पहले कराची जो होता था, जो पहले बनाया गया था, तो तकरीबन जो है 8-8 फीट के या 7-7 फीट के जो नाले थे वो कंप्रेस होके वो 4 फीट पे आ गए। अब वो जो पानी है इलाके का कैसे ड्रेनेज होगा? इसी तरीके से जैसे फ़हीम भाई से हम लोग अपडेट करें तो इनको पूछें, हम लोग को सबको, आप भी कराची में अभी आप दूर चली गई हैं, लेकिन जो शहर के जो मेजर पॉइंट्स है 21 पॉइंट है, और टिकर में भी हमें ये होता है कि जो मेजर पॉइंट हम उठाते हैं 21 पॉइंट है। आप देखें, सबको पता है, इनको क्यों नहीं पता है? अब अगर जो बहुत सारी फुटेज ऐसी आई कि बरसात, जो बोल रहे हैं कि बरसाती नाले भर गए या कचरे से भर, वो ओवरफ्लो हुए हैं। जो नाले थे वो ओवरफ्लो के सारा कचरा शहर में आ गया। आप अभी इस वक्त जाएं नागन की तरफ, सखी हसन की तरफ, जो सिचुएशन है शहर की, बर्बाद हुआ है। अब जो इदारे हैं, KMC हो गया, ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो गया, मतलब वाटर पानी भी देता है, वो सीवरेज का काम भी करता है, काम करते हुए नज़र नहीं आता है। गाड़ियाँ खड़ी हुई होंगी और वो जो उनके लोग हैं, इतने सारे लोग, आप 15-15 हज़ार लोग एक इदारे में आपने भर्ती किए हुए हैं, तो कुछ तो काम करें। मुझे ऐसा लगता है रेगुलर भी सफाई नहीं होती ना नालों की, ना सड़कों की, ना जो है वो कचरा उठाने का कोई सिस्टम है जिसकी हम बारहा बात करते रहते हैं। कचरे के लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए ना। जाहिर है, तो फिर अब वो एक साथ एक दिन में कोई चमत्कार तो हो नहीं जाएगा कि जी बारिश हो गई तो बहुत अच्छा सिस्टम, आज हम बैठ के तनकीद तो करें, लेकिन ओवरऑल यही सूरत हाल है। अभी इलेक्शन पे जब बात हुई सब यही कह रहे थे, मैंने कहा जी उसके ऊपर बिजनेस कम्युनिटी भी खड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा यार जो सिचुएशन है हम किससे जाके वोट का बोलें। जिन लोगों ने किया, अब हम भी यही बात बोलेंगे कि भाई 40 साल की बिगाड़ है। उन्होंने मुझे वो दिया, ये बिजनेसमैन ने कहा कि वो हल्का NA 248 में भी खड़े में, उन्होंने कहा सिंगापुर की जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है, उन्होंने जब वहाँ पे इलेक्शन होता है, ये उन्होंने लेटर दिया, कह रहे हैं वहाँ लाजमी करार दिया है जो भी वहाँ रजिस्टर्ड पर्सन है सिंगापुर में, उनको हर लाजमी वोट डालना है। अच्छा। और सिलेक्ट करना है। ये नहीं है कि छुट्टी करके आप पिकनिक मनाने चले गए, आप घर पे बैठे हुए, आपकी जो 5 लाख जो मेरे इलाके का है उसमें से 20% भी वोट नहीं डालेंगे, अभी से बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी आप सूरत हाल देखें, अगर शहर में यही मौसम रहा, मौसम तो अनप्रेडिक्टेबल है ना, आप कुछ कह नहीं सकते, और यही सड़कों पर कियोस्क रहा फ़हीम भाई, तो आपको लगता है कि वोटिंग टर्नआउट बहुत बेहतर होगा, या जो है लोग निकलना चाहेंगे? लोग ऑफिस से नहीं घर पहुँच पाए तो छुट्टी वाले दिन कौन निकल के दिल चाहेगा कि अपना जो है वो डे ख़राब करे? देखिए, जो महकमा मौसमियात से कल मैंने बात की, तो महकमा मौसमियात के ज़ाहिर है इस सूरत हाल में हमारे लिए फ़ौरी तौर पर जहन में आता है कि 8 फरवरी को क्या होगा। तो मैंने बहुत क्लियरली उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जी 8 फरवरी 6 और 7 तक जो है वो थोड़ा सा है कि बारिशें होंगी और मुतदिल बारिशें, कोई ऐसा नहीं है। और कराची को उन्होंने कहा कि बस कराची में ही हैवी स्पेल था, ये निकल गया, अब कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। और उसके बाद हमने देखा भी कि कल तक शाम में तक कोई ऐसी बारिश नहीं हुई है। तो उनका तक 6-7 तक मामूल है, 8 तो उनका पूरे मुल्क में ड्राई है। अब वो क्यों ड्राई है, किसने कराया है, खैर वो एक अलग बात है, लेकिन पूरे मुल्क में जो ड्राई मौसम होगा 8 फरवरी को बारिश का कोई इम्कान नहीं। लेकिन जो बारिश हो चुकी, उस बारिश के नतीजे में जो पानी फिर चुका, उसकी वजह से लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, मुझे अगर बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही हैं तो मैं उन बुनियादी सहूलतों को मुस्तकबिल में ये सोच कर के मुझे इन्हीं लोगों से मिलेंगी, तो ये मैं बेवकूफ़ी करूँगा। तो जो अशरफ बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों का ये है कि वो वोट डालने क्यों निकलें, क्या कोई तब्दीली आएगी, क्या उनको उनके जो बुनियादी हुकूक हैं क्या उन्हें वो मिलेंगे। लोग ये कहते हैं, कल भी हमारे एक साथी जो है हम मुझसे बात कर रहे तो कहेंगे कि जी देखें, हम जिन मसाइल की बात कर रहे हैं, पानी, बिजली, गैस, सेवरेज, ये सब तो बल्दियाती मसाइल, रोड टूटी हुई सड़कें, तो सब तो बल्दियाती मसाइल है, इसके लिए तो बल्दियाती हुकूमतें होती हैं, हम इसको इस सारी सूरत हाल को क्यों जोड़ते हैं MNAs MPs से। तो मैंने उसका भी उन्हें यही जवाब दिया था कि देखें, ऐसा नहीं है, ये जो MPs और MNAs ये कानून साजी जब करते हैं असम्बलियों में जाकर, तो इसे कानून साजी नहीं करते, इस कानून साजी के तहत जो है वो ऐसे कवानीन बनाते हैं जिससे लोगों को
एक अच्छा स्टैंडर्ड जो है वो मिल सके ज़िंदगी गुजारने का। दूसरी बात जो होती है, इसके ज़रिए हुकूमतें बनती हैं, सूबाई सतह पर भी, हुकूमती सतह पर भी। और जब वफाक और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो लोगों को ऐसे मंसूबे देती हैं कि जिनके ज़रिए जो है उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माजी में भी हमने देखा और आज भी हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है। इस शहर में मंसूबे, प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। मैं आपसे किसी और की क्या बात करूं। वर्ल्ड बैंक के ताउन से हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया क्लिक के नाम से कि जनाब कराची को काबिल रिहाइश बनाना है, तो क्लिक में उन्होंने एक प्रोजेक्ट बना दिया। ये सूबाई हुकूमत के तहत ये था। आपने जो है वो मुख्तलिफ इदारों से जो है वो रोड्स बनाने के, फ्लाईओवर्स बनाने के, वो मुख्तलिफ अंडरपास बनाने के उनसे वो लिए और जाके क्लिक को दे दिया। क्लिक में परसों जो है वो एंटी करप्शन ने क्लिक को नोटिस किया है कि जनाब आपके इदारे में 32 अरब रुपए की करप्शन हुई है। अब ये जो आप काबिल रिहाइशी शहर को बनाना चाहते हैं, उस काबिल रिहाइश बनाने में 32 अरब की करप्शन सामने आ रही है। और ये किस में है? तमाम रोड्स बनाने के मामलात में, अभी मैं रोड पे आने वाली थी, मामलात में ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। अभी जो चेदब के सामने रोड बना है वो जो है वो पूरा इतने बड़े बड़े शगाफ हो गए, अंडरपासेस की क्या सूरत हाल है। यही कहता है हाल देख लें, कल केडीए के सामने, नॉर्थ नाज़िमाबाद में केडीए के सामने वाली जो पूरी रोड है पूरी धंस गई हो। ये और ये जो 3 हट्टी वाला रोड है वो तो खैर बगैर बारिश के भी चला जाता है, और बारिश में तो खैर बिल्कुल 3 हट्टी तो किसी की चिड़ है, उसकी बात ना किया करें, ठीक है, उसको शराबते हैं। लेकिन ये सड़कों को देखें ना, अभी जो करप्शन की जो बात कर रहे हैं, जो क्लिक प्रोजेक्ट में भी आपने बताया कि कितना, और हमने पहले भी रिपोर्ट शेयर की थी, अशरफ भाई उस दिन शो में मौजूद थे, कि जो करप्शन की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये कहा गया था कि करप्शन में नंबर 1 इदारा पुलिस और सेकंड जो है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये इदारा था। तो उसकी कल ही तो हमारे सामने खुली गई ना कि सड़कों की क्या सूरत हाल थी। इस पर भी बात होगी और कुछ जो इलेक्शन अपडेट्स हैं वो भी आपको देंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है मौसम की, बारिश की, आइंदा आने वाले दिनों में। और जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि 8 फरवरी को क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अब नजरें हैं कि इलेक्शन डे पर कैसा मौसम होगा, बारिश की क्या सूरत हाल होगी। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेदर स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। आगे आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और क्या बारिशों का कब तक बताया जा रहा है कि ये जारी रहेंगी? देखिए रंजिता, अभी तो कराची और पाकिस्तान के तकरीबन जुनूबी इलाकों से तो ये सिस्टम निकल चुका है। पंजाब में और केपी के एरिया जो हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं, यहाँ पर कल शाम या मैक्सिमम कल रात तक जो है ये सिस्टम इन इलाकों से भी निकल जाएगा। ठीक है। 7 तारीख को जो है वो हमारे यहाँ थोड़े बहुत क्वेटा और मगरिबी सिंध के आसपास जो है वो हल्की फुल्की दरमियानी बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसे पूरे मुल्क में फिलहाल अगले 3-4 दिन तक जो है वो जो हैवी रेन का जो स्पेल था वो तकरीबन जो है वो खत्म हो चुका है। चलिए तो अच्छा, तो यानी 8 फरवरी को फिर क्या बताया जा रहा है, मौसम कैसा होगा, नॉर्मल होगा, गर्मी होगी, या इसके बाद जो हम ये समझ रहे थे कि पिछली जब बारिश हुई तो उसके बाद जो है ना वो इतनी ठंडक नहीं थी हवा में और सूरज भी निकल आया था, गर्मी थी। अभी क्या एक सर्दी का एक और स्पेल रहेगा या गर्मी हो जाएगी? जी बिल्कुल, 8 फरवरी की स्पेसिफिकली बात करें तो इंशाल्लाह इलेक्शन डे को जो है वो पूरे मुल्क में ही जो है मौसम काफी हद तक खुश्क होगा, लेकिन ठंडा होगा। जिस तरह आपने सर्दी का सवाल पूछा तो ये तकरीबन 7 तारीख के बाद से जो है, या 7 तारीख से ही आप कह लें कि एक और सर्दी की लहर जो है वो मुल्क में दाखिल होगी। कराची से कश्मीर तक उसके इफेक्ट्स होंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा कोई शदीद सर्दी की लहर नहीं होगी, मॉडरेट या मीडियम इंटेंसिटी तक होगी। अभी जो टेम्परेचर चल रहे हैं, जो थोड़ा सा गर्मी का जो एहसास था वो जो है वो 6-7 तारीख से जो है वो हल्का हल्का कम हो जाएगा, और ओवरऑल जो है वो 8 तारीख और 8 तारीख के आगे भी अगले 3-4 दिनों तक जो है वो मौसम काफी हद तक खुश्क और ठंडा ही रहेगा। अच्छा, ये जवाब साहब अभी कल ये बहुत ज्यादा बातें हुई कि क्लाउड बर्स्ट था तो इसलिए ये सूरत हाल हो गई शहर भर में, क्या वजह थी इसकी, इतनी शदीद बारिश हुई और बाकी क्लाउड बर्स्ट था, क्या जो है वो इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है? नहीं देखें, क्लाउड बस तो शहर कराची में ऐसे कहीं भी नहीं था, और ओवरऑल अगर आप बारिश देखें तो बारिश भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई है। आप स्टैटिस्टिक्स देखें, उसके एवरेज देखें तो तकरीबन इलाकों में 50 से 60 मिलीमीटर बारिश रही है, और वो भी 2 स्पेल को मिला के। एक जो है वो रात में हुआ जो इनिशियल स्पेल था, उसके बाद कल सुबह जो एक स्पेल था वो शॉर्ट था, हैवी था, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए था। तो ओवरऑल जो एवरेज थी ये 50 से 60 मिलीमीटर के आसपास ही थी तकरीबन इलाकों में। कुछ इलाके जो है वो 75-80 मिलीमीटर तक भी गए, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा कोई खतरनाक स्पेल ऐसे नहीं था। क्लाउड बस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। क्लाउड बस्ट में अगर इस तरीके से होता है
तो कम से कम जो क्लाउड बर्स्ट की जो एक स्टैंडर्ड होता है वो 1 घंटे में या सवा घंटे में हमारे रीजन के हिसाब से 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होनी चाहिए, तो हम उसे क्लाउड बर्स्ट या हाँ, क्योंकि कल मुर्तजा वहाब साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जी शहर भर में सूरत हाल बेहतर थी, लेकिन क्लाउड बर्स्ट था, इस वजह से शहर में ये सब कुछ हुआ, और ये तो एक नेचुरल चीज़ है, तो इसलिए इस तरह का जो है वो चैलेंज हो गया। तो इसलिए हम ये जानना चाह रहे थे कि क्लाउड बर्स्ट अगर होता है तो उसमें यकीनन ज़्यादा बारिश होती है, और फिर आपने जैसे बताया कि कितने जो है वो फिगर आता है और कितना कंपैरिजन है अभी? देखिए 100 मिलीमीटर से ज्यादा अगर 1 घंटे में किसी इलाके में बारिश हो तो फिर आप उसे एज अ क्लाउड बर्स्ट कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल जो भी हमारे पास, हम सिर्फ ऑफिशियल स्टेट्स की अगर बात करें तो जो भी ऑफिशियल स्टेट्स हैं वहां पर तो आप देखें तो 50 से 60 मिलीमीटर ऑन एवरेज बारिश चल रही है अक्सर इलाकों में, और कुछ इलाकों में ये 75-80 मिलीमीटर तक गई है। इससे ज्यादा तो बारिश किसी भी इलाके में ऐसे रिकॉर्ड ही नहीं हुई, चाहे वो ऑफिशियल हो या कोई प्राइवेट वेदर स्टेशन का अगर मैं आपसे डेटा डिस्कस करूं तो वो भी लगभग इसी के आसपास है, 10-15 मिलीमीटर का फर्क है जो एवरेज जो आ रही है उसकी। ठीक, बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अभी ये तो कहा ही जा रहा है कि ये खैर हो रही थी आयशा भाई की क्लाउड बर्स्ट है, जबकि तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और आगे खैर मौसम कह रहे हैं कि ड्राई होगा, तो चलें। नहीं, उससे पहले जैसे फ़हीम भाई ने इनिशियल ब्रेकिंग दे दी थी कि 8 फरवरी को टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ड्राई वेदर होगा और मुल्क भर में होगा तो इलेक्शन में कोई परेशानी। लेकिन वही सिचुएशन देखें कि जैसे वेदर एक्सपर्ट ने साफ कह दिया कि क्लाउड बर्स्ट नहीं था, और मैंने भी जो कहा कि 21 पॉइंट हैं, वहीं 21 पॉइंट क्यों डूबे? अब आप अपनी जान छुड़ानी है, आपको काम नहीं करना है, आप 15 साल से यहाँ पे थे, जो चीज़ है, लेकिन इस शहर के जो बासी हैं वो परेशान हैं। आप कहीं भी जाएं इलाके में इस वक्त जो लोग जो बातें करते हुए, इवन के हम लोग निकले मतलब संडे को भी जहाँ पे मुख्तलिफ जहाँ पानी था जहाँ उतर गया, क्या करते हैं आपको पता है पानी कैसे उतरता है? गटर के जो ढक्कन है ना, ड्रेनेज सिस्टम, नकासी आप जो है ड्रेनेज सिस्टम को उसको ढक्कन हटा देते हैं, उसमें पानी, अब आप सोचें ना उस ड्रेनेज सिस्टम सारा कचरा जो है उसमें जाएगा, क्या होगा? वो ब्लॉक हो जाएगा। हमारे यहाँ इजी एक्सेस क्या है, वो जाएंगे गटर का ढक्कन हटा देंगे, गटर का ढक्कन हटाने बारिश के पानी के लिए नकासी आपके लिए सिस्टम होता है, वो हमने ख़त्म कर दिया। आपको पता ही होगा, मुझसे ज़्यादा आप खबरें फॉलो कर रहे होते हैं आयशा भाई, कल जो है वो नाले में डूब के कितनी बेटियां, उसकी 4-5 बेटियां भाई दिल ये जो है 5 बेटियां हैं, वो शख्स जो है वो डूब गया। अभी भी मैं आ रहा हूँ, मतलब मेरा दिल, मैं आपको बताया कि कैसे आप जानती है बहुत पहले से, बिल्कुल 13D से मैं आ रहा हूँ, 4 गटर के ढक्कन हटे हुए। अब एग्जाम्पल वो पानी होगा वहाँ पे और गटर का ढक्कन, वो बाइक पे जा रहे हैं बच्चों को लेके, मेरे मतलब मैं उनको बाकायदा बोलता हूँ, मैंने हाथ जोड़ के बोलता हूँ भाई आप इस तरफ चलें, ठीक है, आप जहाँ पे गटर का ढक्कन जब नज़र आ रहा है तो उस ट्रैक पे मत जाएं आप बाइक पे बच्चों को लेकर, मतलब अब वो मजबूर है, वो भी ना ज़ाहिर है क्या करें, अब वो लेके जा रहा है। और मैं उनको बोलता हूँ पहले तो निकले नहीं, फिर से दरख्वास्त है भाई कि ऐसी सिचुएशन हो तो शहर में निकले नहीं, क्योंकि इस शहर में वो उनको सेफ्टी कोई नहीं है। मतलब आप बच्चों को देखें ना, कसम से मतलब मेरी आधी जान निकल जाती है। अभी आप ही देखें कैसे ना निकले, वो जो शख्स निकला होगा, यकीन बेटियां उसकी घर पे हैं, घर वाले उसके घर पे हैं, लेकिन फ़हीम भाई वो जो निकला है तो ज़ाहिर है कोई रोज़ी रोटी कमाने या किसी जो है वो ज़रिया माश के लिए किसी काम से ही निकला होगा, किसको शौक आता है। और वैसे शहर कराची वाले जो है वो इतना ज़्यादा इतनी बारिश देखे तो वैसे ही इंजॉयमेंट भूल जाते हैं, घरों में ही बंद हो जाते हैं कि नहीं भाई गाड़ियाँ फंस जाएंगी, रोड ब्लॉक होंगे। देखिए 3 जाने गई हैं इस बारिश में, जो 2 दिन में 12 घंटे के दरमियान जो बारिश हुई है उसके नतीजे में 3 जाने गई हैं। एक शख्स जो है वो अपनी फैक्ट्री से वापस घर जा रहा था, उसका नाले में गिरा मोटरसाइकिल समेत और वो इंतकाल कर गया। जिन साहब की आप बात कर रही हैं मंगो पीर में, वो अपनी रेडी लेकर जा रहा था, रेडी वाला था, वो नाले में गिरा, उसे नहीं पता चला, वो मर गया। और अभी थोड़ी देर पहले जो है एक लाश जो है वो एक और नाले से बरामद हुई है, उसके भी शनाख्त भी नहीं हुई है। तो ये सिचुएशन है इस शहर की कि ये आप इसे लिवेबल की बात कर रहे हैं, ये तो मरने के लिए एक तरह से आपने इसको शहर को बना दिया कि लोग इस शहर में मरते रहें। कोई भी हम इसे कह देते हैं कि जी ये तो नेचुरल था, नेचर के तहत हुआ था। तो भाई आप दुनिया भर में होते हैं ना, जापान जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ ज़लज़ले आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने शहर को, अपने मुल्क को ऐसा बना दिया कि ज़लज़ला आ भी जाए तो कुछ नहीं होता। और जापान से मुझे एक और बात याद आ गई इत्तेफाक से कि जापान में जो है वो बच्चों को ये तरबियत दी जाती है कि वो अपने स्कूल में उनका एक पीरियड जो है वो सिर्फ सफाई करने के लिए होगा। बिल्कुल, उन्हें सफाई करना सिखाई जाती है। दुनिया की सबसे सफाई पसंद कौम अगर किसी को कहा जाता है तो वो जो है वो जापानीज़ हैं। अभी जो हालिया वर्ल्ड कप गुजरा है तो उन्होंने पूरे स्टेडियम में उनके बच्चे और लोगों ने आके जैसी मैच खत्म हुआ, नेचर में आ चुका है, दूसरों का कचरा भी वो उठा रहे थे, वहाँ पे हैबिट है सफाई करना। हमारा क्या है कि हम अपना कचरा जो है वो दूसरे के ऊपर डालते हैं, ज़ुबान से भी और वैसे भी हर तरह से।
जो सियासत में आपको नज़र आता है कि हम किस तरह से अपना कचरा दूसरे के ऊपर फेंक रहे होते हैं। तो जब, और अभी एक और सर्वे जो है वो ये कहता है कि जनाब कराची जो है, और इंटरनेशनल सर्वे है कि कराची जो है दुनिया का गंदा तरीन शहर है। तो अफसोस होता है, आलूदा तरीन आपने खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होने वाला शहर गंदा तरीन हो गया। और जो इस वक्त यानी कौम की एक पूरी साइकी बन चुकी है, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई मुस्तकबिल करीब में कराची से ये एजाज़ छीन सकेगा कि हम जो है वो हम गंदे तरीन शहर में रहते हैं। मसला ये है कि डिलीवरी नहीं है, हुक्मरानों की तरफ से डिलीवरी नहीं है, सियासी जमातों की तरफ से डिलीवरी नहीं है, उनका विजन नहीं है कि वो आने के बाद वो ऐसा क्या करें कि ये शहर एक ऐसा शहर बन जाए कि लोग यहाँ पर रहने को तरजीह दें, यहाँ से मुल्क छोड़कर भागने पर तरजीह ना दें। मेरा नौजवान जो है वो इस मुल्क से, इस शहर से क्यों जाना चाहता है? वो कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं है, हेल्थ एजुकेशन की फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ नहीं है, तो वो कहता है यूटिलिटीज़ यहाँ नहीं है, तो कहता है मैं इससे बेहतर ये नहीं है कि मुल्क से चला जाऊँ। ये वो है जिसने इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी थी, ये वो है जिसे मैं मुल्क का और कौम का मेमार समझता था, ये वो है जिसने जो है इन फ्यूचर जो मेरी जगह लेना थी, वो ये मुल्क छोड़ के जा रहा है। तो मुझे दुख होता है, मैं उसे क्या दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो बिल्कुल सही बात है फ़हीम भाई आपके, और हम सबको भी दुख होता है कि वाकई इतने बरस बीत गए हैं जहाँ कराची वालों की पहचान ही होती थी कि रोशनियों का शहर, खूबसूरती का शहर, मोहब्बतों का शहर, सारी रात जागने वाला शहर, जिंदा और तो मशहूर है, लेकिन सब यही कहते थे कि इससे ज़्यादा जो है वो जिगर वाले कराची वाले से ज़्यादा कोई नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वाकई बहुत ज़्यादा एक तो हम पीछे जाते जा रहे हैं, दूसरी चीज़ ये कि कंपैरिजन्स हो रहे हैं। ट्विटर पे मुझे भी याद आया कि कल आपने कहा ना मुर्तज़ा वहाब साहब निकले और उन सड़कों का दौरा किया, तो ट्विटर पर लोगों ने सही जो है ना वो खासा कमेंट कर रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब और जो है वो MQM के जो मेयर्स रहे उनके बारे में कंपैरिजन्स चल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना वो अब अवेयरनेस भी आ गई है, लोग देखना भी चाह रहे हैं, लेकिन मजबूर हैं कि समझ नहीं आता कि करें तो क्या करें, किसी तरह भी उनके मसाइल तो हल नहीं हो रहे, अपनी भड़ास को सिर्फ सोशल मीडिया पर निकाल देते हैं। जो सिंपल इनका आसान और सिंपल तरीका यही है कि सोशल मीडिया पे बोले, लेकिन जो सिचुएशन है, मैंने जैसे आपको कहा ना, अब जैसे 8 तारीख है जो इलेक्शन डे है, तो बहुत अहम है इस मुल्क की तकदीर के लिए। किस्मत आप ले लें, फ्यूचर प्लानिंग ले लें, अगले 5 साल के लिए कोई टीम आ रही है जो इस मुल्क को चलाएगी। उसके लिए क्या है कि मैं फिर से, जैसे हम हर उसमें जो कर रहे हैं कि वोट डालना लाजमी, किसी को भी दें, हम ये नहीं बोले इसको दें उसको दें, आपको वोट डालना है, क्योंकि वोट हक है और इस मुल्क की तकदीर है। क्योंकि अगले 5 साल जो लोग आके करेंगे, किसको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट करें, लेकिन वोट ज़रूर कास्ट करें। आप पिछले इलेक्शन देख लें, 2008, 2013, 2018, टोटल जो काउंटिंग जो बहस होती है मेरी, तो आप देखें 22%, 20%, 18%। आपकी आबादी कितनी है? वोटर्स की तादाद 12 करोड़ है। 12 करोड़ में 20% अगर लोग वोट दे रहे हैं तो मतलब क्या वर्थ है इसकी। अभी ये जो टर्नआउट की हम बात करें और दूसरी जानिब जो हम जलसों में लोगों को देख रहे हैं, अभी TLP ने जलसा किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे हो रहे हैं, बाकी जमातें नून लीग जलसे कर रही है, लेकिन क्या वाकई ये जो लोग जलसों में हमें नज़र आ रहे हैं, वोट भी कास्ट करते हुए हमें नज़र आएंगे या नहीं नज़र आएंगे? क्योंकि असल तो जीत वही है जो बैलेट पेपर पर होगा। तो ये इस वक्त पावर शोज़ तो हो रहे हैं, नज़र भी बहुत अच्छा कुछ आ रहा है, उम्मीदवारों की मुहिम भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आउटकम क्या होगा इस पर भी हम बात करेंगे, और जो है वो PSL के जो है वो तराने के बारे में भी आपको बताएंगे आफ्टर दिस। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं कि ये जो सब कुछ जलसों में हो रहा है और ये जो पावर शोज़ किए जा रहे हैं, TLP ने किया, पीपल्स पार्टी कर रहे हैं, बिलावल साहब ने भी बड़े जो है वो ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम का उनका सिलसिला जारी है और आगे आने वाले दिनों में भी उन्होंने रैलियों का एक इनेकाद रखा हुआ है, पूरा एक प्लान दिया हुआ है, मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बिलावल साहब खिताब भी करेंगे। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये हमें बैलेट पेपर पर नज़र आएगा, इसका इम्पैक्ट? देखें, एक चीज़ हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि पावर शोज़ जो भी होते हैं, जलसे जो भी होते हैं, वो बेसिकली ये नहीं होता कि किसी एक हलके के या किसी एक शहर के जलसे होते हैं। और जब शहर का जलसा हो भी तो कराची जैसे शहर में तो आपको पता है कि ये मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पर दीगर शहरों से आए हुए लोग रहते हैं। ये इलेक्शन के मौके पर वोट डालने अगर अपने शहरों में जाते हैं तो डेफिनेटली जो है वो
उनका वोट वहाँ कास्ट होगा। लेकिन वो जब इस शहर में जलसा होता है तो उस जलसे में जो है अपनी पसंदीदा पार्टी के अपने लीडर को सुनने के लिए उस जलसे में चले आते हैं। तो इन पावर शोज़ का एग्जैक्ट ताल्लुक जो है वो बैलेट बॉक्स से नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं होता। मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, मैं क्योंकि इस वक्त कराची के सिटी चैनल में बैठ के बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है दीगर शहरों में सिचुएशन इससे डिफरेंट हो सकती है। मैं अगर इसी कॉन्टेस्ट में अगर मैं जमात इस्लामी की बात करूँ तो जमात इस्लामी जो है वो बहुत अच्छा पावर शो कर लेती है। लेकिन जमात इस्लामी का मसला क्या है? हमेशा का रहा है बेचारों का। हाँ, लेकिन उन बेचारों का मसला क्या है? वो जो पावर शो होता है वो पूरे शहर से जमा किए हुए लोग होते हैं। जब उनको उस हलके में जाकर वोट मांगने की ज़रूरत पड़ती है तो वो पीएस और एनए चूँकि बहुत बड़े वो होते हैं, उनमें वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ से अपना मेंबर जो है वो इलेक्ट नहीं करा पाते। हाँ, अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होती है, वहाँ से वो फिर भी जो है वो कुछ ना कुछ जीत जाते हैं। लेकिन उसमें भी इत्तेफाक से दोनों इलेक्शन जिसमें जो है पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को थोड़ा बहुत एज मिला है, वो दोनों इलेक्शन जो हैं उनमें एमक्यूएम ने बाइकआउट किया, तो वो उसकी सियासत है। लेकिन बात वही है कि जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात जैसे टीएलपी हो या कोई भी हो, जब वो अपना पावर शो करते हैं तो उसमें शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग आते हैं। फिर वो लोग भी आते हैं जो इस शहर में नहीं रहते मुस्तकिल, उनका मुस्तकिल पता कहीं और का है, और वो इलेक्शन के दिन वोट डालने के लिए अपने अपने इलाकों में जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आता है वोट का। फिर असल बात यह है कि कराची की आबादी जो है, अगर मैं 3 करोड़ कहता हूँ तो क्या किसी जलसे में 1 करोड़ लोग भी आते हैं? नहीं आते। लाखों का जलसा भी यहाँ बड़ी मुश्किल से होता है। तो टीवी पे दिखाना, ड्रोन शॉट्स दिखाना, उससे थोड़ा सा जलसे को कामयाब दिखा देना, इस बात की ज़मानत नहीं होता कि तमाम लोग जो हैं वो वोट डालने अगर चले भी गए तो ये पार्टी जीत जाएगी। सही, ठीक है। लेकिन हाँ, वही वाली बात है कि पावर शोज जो है वो इम्पैक्ट ज़रूर रखते हैं इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर, जो हमें नज़र भी आ रहा है। बाहर ज़रा हम आगे, क्योंकि पीएसएल लाइन भी आ रही है अशरफ भाई, तो अली ज़फ़र को क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि वो इसका तराना नहीं गाएंगे, लेकिन अब फिर दोबारा से जो है वो अली ज़फ़र साहब को ही कर देगा। और दूसरी बात है, ओवरऑल पीएसएल पे अगर बात करें, अभी सिंध प्रीमियर लीग भी चल रही है, अच्छा टैलेंट नज़र आ रहा है। इलेक्शंस पे तो हमने बात की, लेकिन आगे पीएसएल भी है तो उसको भी फोकस करना होगा, और बहुत अच्छा इवेंट होता है, बड़ा इवेंट होता है। तो आपकी जो है इसके बारे में क्या राय, सुनते हैं आप अली ज़फ़र साहब को? जी, मतलब जो उनके गाने हैं बहुत सारे, तो अब ये देखना है कि जिसके लिए ये आ रहा है, जैसे आपने सिंध प्रीमियर लीग जो है इसमें देखा, तो लड़के आप जो कराची या सिंध के हम देखें तो चांस मिलता है कि उनको आगे बढ़ने का। और जो क्रिकेट में जैसे मुझे भी शौक़ है, तो उसमें ये है कि जो लड़के आए हैं अभी हमारी नेशनल टीम में भी, लड़कों को लेते हैं उसमें, यहीं से लेकर आते हैं। और जो अभी अगर आप देखें, भाई बिल्कुल भी नहीं सुनते, देख रहे हैं ऐसी बातें, बिल्कुल बस बोल ही जाते हैं बस। ये अली ज़फ़र वही तो नहीं जिनको बड़ा मशहूर सॉन्ग है मैं रंग शरबतों का, जानना चाह रहा था मैं। आप बोलते रहे अशरफ भाई, शुरू हो जाए, आप कोई बात नहीं तो सुनते। इसमें जैसे कि ख़ास तौर से कराची के भी और पूरे सिंध से भी उनको मौका मिलता है, और बाकी इस वक्त पूरे मुल्क भर से जो है जो पीएसएल में जो लड़के आएंगे नए और नया टैलेंट, इस वक्त हमारी टीम को नए टैलेंट की ज़रूरत है। मैंने उस सोशल मीडिया पर बहुत देखता हूँ कि उनका जो आता है कि बॉलर, अब हम बोलते हैं कि कहाँ से फास्ट बॉलर का भी बहुत अच्छे शॉट मारते हुए, मतलब प्रैक्टिस करते हुए। तो इस वक्त जो हमारी जो चीज़ें हैं, जो क्रिकेट टीम को जो स्ट्रॉन्ग बैकअप चाहिए, क्योंकि ये नहीं होता है जो खिलाड़ी हैं ज़िंदगी भर खेलेंगे, अगली टीम बिल्कुल आगे बनानी, क्योंकि हमारी अलग अलग है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो उसकी टेस्ट की टीम अलग है, वनडे की अलग है, T20 की अलग है, और वो उन सब के साथ इन लोग की प्रैक्टिस टीम जो है वो उसको कंटिन्यू कर रही होती है। कोई बीमार हो जाए, कोई इंजर्ड हो जाए, तो उसके लिए बैकअप टीम भी होती है। हमारे यहाँ जो नाम आते हैं उसके बाद अगर हम टीम का देखें तो हम क्या करते हैं कि बैकअप के लिए हम टीम प्लान नहीं करते हैं। अब जो 11 खिलाड़ी तो 14 या 15 लोग जो रखते हैं, तो उसके बाद अगर कोई हो जाए, जैसे इंजरी हुई थी अभी हमारी टीम में 2-3 लोगों की हुई थी, फिर परेशानी हो गई, तो बॉलर शॉट हो गया था या बैट्समैन, तो हम मिडिल ऑर्डर या मतलब आप रखें कि ना जो बैट्समैन भी हो, बॉलर भी हो, तो फ़ायदा हो जाता है कि दोनों तरफ से एज मिल जाता है। तो ये खैर हम इतने एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट तो हमारे यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो हमारे यहाँ सब सीटों के लिए परेशान होते हैं। मतलब हमें क्रिकेट में हमारा एक नाम है, जैसे एक हॉकी में होता था, स्क्वॉश में था, हर गेम में हम लोग बहुत आगे थे। अब स्क्वॉश में भी क्या है कि वो हम पीछे हो गए क्योंकि हमने उसको कंटिन्यू नहीं रखा है। जो हमारे पूरा एक्सपर्ट ओपिनियन दे के कह रहे हैं कि हम वो तो एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे, क्या कहते हैं भाई? देखें, क्रिकेट जो है ना वो हमारा एक कौमी खेल बन चुका है, जबकि कौमी खेल हमारा हॉकी है, लेकिन हम इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, हम क्रिकेट को जुनून की हद तक पसंद करने वाली कौम है, और उसी वजह से ये देखें कि हमारे यहाँ टैलेंट भी निकल के सामने भी आता है। और वो टैलेंट ख़ास तौर पे जिसने स्ट्रीट क्रिकेट खेली हो,
वो टैलेंट जो है हमने देखा है कि हमारी कौमी टीम तक जब पहुंचता है तो वो फिर कहीं का कहीं होता है। मैं सिर्फ कासिम के अब्बा की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। तो देखिए अभी PSL पाकिस्तान की एक शनाख्त बन चुका है और ये IPL से बड़ा ब्रांड बन चुका है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि दुनिया भर से जो है वो प्लेयर्स PSL खेलने को तरजीह देते हैं। अब वो जो एक जोसेफ हैं जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वेस्ट इंडीज़ को जो है फतह दिलाई और वो उनका डेब्यू मैच था और वो जो है एक टेस्ट मैच में 14 विकेट ले गए, शमर जोसेफ, वो भी अब माशाल्लाह PSL से खेलेंगे। PSL उन्होंने भी वो ज्वाइन कर लिया है। तो PSL एक अच्छा, PSL से सिर्फ ये फ़ायदा नहीं होता कि हम क्रिकेट के मैदान में आगे जाते हैं। PSL पाकिस्तान का एक ओवरऑल जो है एक पॉजिटिव फेस भी जो है ना वो दुनिया के सामने ला रहा है कि हम अपने मुल्क में, हमारा मुल्क कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहां आपने साल क्रिकेट पर पाबंदी लगा के रखी कि क्रिकेट की टीम यहाँ विजिट नहीं करेगी। हमने PSL करा के ये जता दिया कि जनाब ये मुल्क जो है वो क्रिकेट लवर्स का मुल्क है और यहाँ पर दीगर ममालिक से अगर लोग खेलने आते हैं, प्लेयर्स खेलने आते हैं तो उनको सिक्योरिटी भी प्रॉपर मिलती है और यहाँ से जब वापस जाते हैं तो खुशी खुशी जाते हैं। और ये PSL ही था कि जिसके बाद जो है वो दीगर ममालिक की टीमों ने पाकिस्तान आना शुरू किया और कई टीमें जो है कई ममालिक की टीमें आके खेली हैं यहाँ पर। तो पाकिस्तान में अगर क्रिकेट स्टार्टिंग में फ़हीम भाई बात हुई थी PSL की, तो एक और दूसरा जब सीज़न आया तो उन्होंने बोला कि बस अब ये ख़त्म, इसके बाद इनसे कोई सीज़न नहीं होगा और यहाँ तो कोई आएगा नहीं, जब प्लेयर्स ही नहीं होंगे तो कौन खेलेगा। मुझे याद है कि जब PSL के हम शोज़ कर रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ास तौर पर इंडियन प्रोपेगेंडा हमारे सामने बहुत ज़्यादा सामने आ रहा था, तो ये उसका भरपूर जवाब दिया। खाने भी मशहूर हुए थे, बिरयानी मशहूर हुई, पाए मशहूर हुए, जा जाके बाज़ारों में बहुत एक सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया। अच्छा ये भी था कि ये अपने होम ग्राउंड PSL नहीं आएगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ड्यूरिंग द 9 ईयर्स हमने देखा कि जी पहले तो दुबई में हो रही थी लेकिन अब पाकिस्तान में हो रही है। मैं तो कह रही हूँ मज़ीद शहरों में स्टेडियम्स डेवलप करें, मज़ीद जो है वो टीम्स को आप बढ़ाएं ताकि ये इस इवेंट को मज़ीद जो है वो 4 चांद लग जाएं। ये मुल्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, कोयटा को तैयार किया जा रहा है, इसी तरह से हैदराबाद में न्याज स्टेडियम में मैचेस हो सकते हैं। ये बात आपकी ठीक है कि हमें PSL को जो है वो इस तरह का वो बना देना चाहिए कि हम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इसके मैचेस लेकर जाएं और उन शहरों की सकाफत भी जो है वो बाहर से आने वालों को पता चले कि ये सकाफत है क्या। हम बहुत अच्छा PSL करा रहे हैं और मुझे यकीन है कि जो इस साल का PSL होगा ये भी हमेशा की तरह वैसे ही थ्रिलिंग होगा। हमें चौके छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी। बारात देखने को, हाँ, बारात, वैसे बारात के मायने जो हैं वो मुरादों वाली रात होते हैं और अमूमन PSL के मैचेस नाइट मैचेस होते हैं, तो कहा जा सकता है। खैर अच्छा कवर कर लेते हैं माशाल्लाह फ़हीम भाई। तो अच्छे मैचेस होंगे और फाइनल कराची में है और टिकट्स भी कल से मिलना शुरू हो गए हैं। अच्छा SPL के जो है ना, ये भी मैं जाते जाते बता दूं कि भाई जो सिंध प्रीमियर लीग हो रही है और आपने कहा ना सकाफतों को देखने का मिलता है, मुख्तलिफ इलाकों में मैचेस हों, तो इस सिंध प्रीमियर लीग में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि कम अज़ कम जो है वो तमाम जो अंदरूनी सिंध से टीम्स हैं या प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं, वो खेल रहे हैं, उनको टैलेंट दिखाने का भी मौका मिल रहा है। और ये अगर मुख्तलिफ प्रोविंसेस की भी लीग स्टार्ट हो जाती हैं तो ये भी बहुत अच्छा है कि आगे वो टैलेंट PSL में आएगा एंड देन नेशनल टीम्स के अंदर आएगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। बहरहाल खबर मुझे आपको ये भी देनी थी, हम पहले भी बता चुके हैं कि जो अगर आप मैचेस देखना चाहते हैं तो उसके जो टिकट्स हैं वो आप फ्री कर दिए गए हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर मैचेस को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अशरफ खान साहब, आप जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, इतनी तकलीफ में भी आप जो है वो सारा एक्सपर्ट ओपिनियन दे के जा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। एंड फ़हीम साहब आपके भी वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम देख रहे हैं कि 5 फरवरी है और कश्मीर डे मनाया जाता है। यौम यकजहती कश्मीर मनाने का सिलसिला बरसरा बरस से जो है वो जारी है और पाकिस्तान जो है वो हर तरह से हर फोरम पर कश्मीर को सपोर्ट करता है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर जो है मुसल्लह फ़ौज हों चाहे वो अस्करी क़यादत हों, उन्होंने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करते आए हैं और अभी भी किया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह फ़ौज के जो सरबराहान हैं, उनके जो चीफ्स हैं, उन्होंने कश्मीरियों के अज़्म व जद्दोजहद पर जो है उन्हें ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। कश्मीरी अवाम मुसलसल भारतीय काबिज़ अफ़वाज की इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं और गैर इंसानी लॉकडाउन का मुकाबला भी कश्मीरी कर रहे हैं। 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर एक तवील अरसे से ज़ेर अल्तवा ये मसला है जिसका हल यकीनन निकालना है। और कैसे निकालना है, क्योंकि अभी हम भी देखते हैं कि अब वो दौर नहीं है कि आप जंगें करेंगे या इस तरह से जो है वो लड़ाई होगी, इसको रुक जाना चाहिए। इंसानी जानों का जो नुकसान है और जो क्योटिक सिचुएशन है कश्मीर के अंदर, अब उसको टेबल टॉक के ज़रिए हल करना चाहिए। बारहा जो है वो सेशंस होते हैं, बातें होती हैं, लेकिन हमें इस मसले का हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा होता। तो कश्मीर के लिए एक नज़म भी है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, ज़रूर सुनिएगा।
जिंदा है पर मांग रही है जीने की आज़ादी, जिंदा है पर मांग रही है जीने की आज़ादी, देव के चुंगल में शहजादी ये कश्मीर की वादी। हद्दे नज़र तक सर्दो सनोभर भी हैं और नहीं भी, जालिम के दरबार में जैसे मोहर बलब फरियादी, जालिम के दरबार में जैसे मोहर बलब फरियादी। छीनते हैं होठों से दुआएं और सरों से रिदाएं, दुश्मन ने जिन भेड़ियों को जंगी वर्दी पहना दी, शायद ऐसे एक मैयत पामाली से बच जाए, शायद ऐसे एक मैयत पामाली से बच जाए। माँ ने कमसिन बच्चे की दरिया में लाश बहा दी, सोए हुए ज़मीर ने अब तक दरवाज़ा नहीं खोला, सोए हुए ज़मीर ने अब तक दरवाज़ा नहीं खोला। हमने तो जुल्म के पहले दिन जंजीरे अदल हिला दी, हुस्न लकीरें खींच रहा था सादा कागज़ पर, हुस्न लकीरें खींच रहा था सादा कागज़ पर, आज़ादी का लफ्ज़ लिखा था कश्मीर की शक्ल बना दी। अब इस शक्ल को अमली शक्ल में लाना हमारे हुक्मरानों का काम है, हमारे अफवाज का काम है। हर फोरम पर, हर सतह पर कश्मीर की आज़ादी के लिए हम यकीनन कश्मीर डे तो मनाते हैं, यौम यकजहती कश्मीर भी हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक नज़म नहीं है कि एक रुदाद है। और इससे ज़्यादा वर्स्ट स्टोरीज़ हमें हमारे सामने आ रही होती हैं, जद्दोजहद के हवाले से भी, जंग के हवाले से भी, और वहाँ पर किस तरह से इंसानी जानों का, इंसानी हुकूक का इस्तेहसाल किया जा रहा है, उनको पामाल किया जा रहा है। कहाँ हैं वो सारी तंजीमें, कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ हमें OIC का रोल नज़र नहीं आता, कहाँ हमारे उलमा इकराम का रोल नज़र नहीं आता। हम एक दिन तो याद करते हैं, लेकिन अब हमें ज़रूरत है कि हम अपने भी तमाम मामला से निकलें और इधर नज़र षानी ज़रूर करें, क्योंकि कश्मीर के लिए ये पाकिस्तानियों ने जिस तरह से जद्दोजहद करते आए हैं, जिस तरह से आवाज़ उठाते आए हैं, इसको अमली जामा पहचानने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं, वेलकम करते हैं उनको शो में, ब्रिगेडियर साहब को, और आज हमारे साथ होंगे, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर की आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने यकीनन वो आपने भी सुना होगा भी, जैसे मैं बात कर रही थी कि अब हमें अमली जामा पहचान जो है वो पहनाने की ज़रूरत है। यौम यकजहती डे तो हम मना ही लेते हैं, लेकिन किस तरह से अब जो है ना वो इसका हल निकाला जा सकता है। बहुत अरसा हो गया, साल बीत गए, लेकिन अब हमें नज़र नहीं आ रहा। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे, जैसे अभी मैं कश्मीर डे पे बात कर रही थी, इसी तरह कल जो है वो दुनिया भर के अंदर कैंसर डे मनाया गया और कैंसर अवेयरनेस के हवाले से जो है वो कैंपेन्स की जाती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो आज हम भी उस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम जो देख रहे हैं कि या तो कैंसर का डायग्नोसिस अब बहुत ज़्यादा हो गया, ये कैंसर केसेस में इजाफा हो गया है। क्योंकि अगर हम माजी में रिपोर्ट्स पे जाएं, पिछले 5 साल की रिपोर्ट्स पर, तो बहुत ज़्यादा इस वक्त हमें जो कैंसर है उसमें जो पेशेंट्स हैं उसमें बढ़ती हुई तादाद नज़र आ रही है। इसकी वजह क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है, और अगर कैंसर हो जाता है तो उनको किन किन स्टेजेस में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनके इलाज क्या हैं, और इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वेलकम करते हैं उनको शो में। डॉक्टर खलील महर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिनाब मेडिकल हॉस्पिटल में। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसके साथ साथ डॉक्टर अनम याकूब साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल में भी आप होती हैं, आपको भी जो है वो वेलकम करते हैं शो के अंदर। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एक तो ये कैंसर डे भी है, तो यकीनन ये सब डेज़ अभी हम जैसे कश्मीर डे पे भी बात करते हैं कि ये यकीनन याद दहानी होती है कि हाँ ये इशू है, ये चीज़ है जिसको बार बार रिवाइव करने की ज़रूरत है। कैंसर डे के हवाले से भी अगर बात करें तो पिछले 5 साल के अगर डाटा को सिर्फ उठाकर देख लें तो कैंसर पेशेंट्स की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या है? क्यों इतने तवातुर से जो है वो हम चीज़ें सोच रहे हैं? देखें, पहले तो खाली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की हम बात करते, लेकिन अभी रिसेंट डेज़ में पिछले 1 साल के अंदर मैं सुना लिवर कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो है उसकी तादाद में इजाफा हो गया। क्या वजह है इन कैंसर्स के बढ़ने की? देखिए, पहले तो आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोगों ने हमें बुलाया इस चैनल पे, और इसी के थ्रू जो है ना नॉलेज हम लोगों को दे रहे हैं जी। तो मैं आपके सवालों की तरफ आता हूँ। तो आपने देखा है कि कुछ 5 साल के अंदर इतनी अवेयरनेस हो गई है थ्रू मीडिया, थ्रू पब्लिक जो है ना प्रोग्राम्स होते हैं जो बड़े बड़े शहरों के अंदर, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। मगर जो हमारे छोटे शहर हैं जहाँ पर ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं होते,
और जिन लोगों को एजुकेशन इतनी नहीं है, और आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो इलिटरेट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या है कि आपने जिक्र किया हेपेटाइटिस जिगर के कैंसर का, जिसे लिवर का कैंसर कहते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा है हेपेटाइटिस बी और सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे लोगों के अंदर हैं। अगर हम गांव गोठों के हिसाब से देखते हैं तो उनके अंदर जो है ना, लोग वहाँ पर आज भी वही प्रैक्टिस है हमारे जीपीज़ की, जो कि जनरल प्रैक्टिशनर्स करते हैं। सिरिंजेस जो है ना इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो इन्फेक्टेड सिरिंजेस यूज़ होती हैं, और साफ़ पानी जो है ना वहाँ पर मुहैया नहीं हो रहा, या उसके अलावा जो है ना दूसरे वजूहत उसके होते हैं कि जो ब्लड है उनकी स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं होती। बड़े शहरों में तो होती है मगर छोटे शहरों में नहीं होती है, तो उसकी वजह से ये जो हेपेटाइटिस जो जिगर का जो सरतान है ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसके साथ साथ ब्लड कैंसर के केसेस में भी इजाफा हो रहा है, क्या होता है ये, और जो है वो इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं और क्यों इतनी तादाद बढ़ती जा रही? अच्छा देखें, कैंसर्स की बहुत सारी वजूहात होती हैं, सिर्फ एक वजह नहीं होती। उसमें कुछ केसेस में ये होता है कि हमारी बॉडी जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनमें एक जीन्स होती हैं जो कि आपका डीएनए होता है वो बताता है। अगर उसमें कुछ चेंजेस आ जाएं, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, या फिर हमारे एनवायरमेंटल जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो हमारी जो ग़िज़ा है वो भी साफ़ नहीं है, फिर जो हम जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया पानी यूज़ कर रहे हैं, फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये और ब्लड कैंसर्स की भी जो मोस्टली जो ये वजह है वो जेनेटिक चेंजेस जो होते हैं या उसकी वजह है, कोई वाज़े वजह नहीं है ब्लड कैंसर्स की। ब्लड कैंसर में जो अर्ली सिम्टम्स ये होते हैं कि अगर किसी को बुखार हो जो बिल्कुल ना जा रहा हो, या वज़न कम हो रहा हो बग़ैर किसी वजह के, बल्कि मतलब आपका खाना पीना अच्छा है फिर भी आपका वज़न कम हो रहा है, या आपको थकावट हो रही है, या फिर कहीं से, क्योंकि ब्लड कैंसर में अगर जो आपके ब्लड के खलियान इन्वॉल्व हो जाएं, तो प्लेटलेट्स इन्वॉल्व हो जाएं, तो कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है, आपको बुखार रह सकता है बार बार। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं अर्ली। और ब्लड कैंसर्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है जो होती है लिम्फोमा और एक होती है लुकीमिया। तो जो लिम्फोमा होता है उसकी बहरहाल प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, और वो किसी भी स्टेज पे डायग्नोस हो जाए वो क्योरेबल होता है, खुसूसन अगर बच्चों में जो है वो क्योरेबल होता है। और लुकीमिया जो होता है वो थोड़ा सा ख़तरनाक किस्म का होता है, लेकिन वो भी अगर बच्चों में डायग्नोज हो तो वो क्योरेबल होता है। हाँ, जो अगर एडल्ट्स में जब होता है तो उसमें जो है उसका थोड़ा क्योर रेट कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये हम क्योंकि डिफरेंट कैंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं, अभी माउथ कैंसर भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉमन है। जी जी, क्या वजूहत है? देखिए सबसे ज़्यादा जो अगर आप बाहर के ममालिक को देखेंगे तो वहाँ पर इसका रेशो 5 से 7 या 8% है, मगर हमारे मुल्क के अंदर देखेंगे या हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर देखेंगे तो इसका रेशो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो हमारे फिर अगर हम पाकिस्तान को देखेंगे तो कराची के अंदर सबसे ज़्यादा है ये। वो इसकी वजह सबसे ज़्यादा है पान, गुटखा, तंबाकू, बीटल नट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा है। या जो है ना मुँह की जो दूसरी अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, या प्रॉपर तरीके से डेंटल प्रोसीजर अगर किया जाता है तो उसकी वजह से जो है ना प्रॉपर परसिस्टेंट इन्फेक्शन रहता है, उसकी वजह से वो चलकर जो है ना सरतान की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो ये वजह हैं जो हमारे पास जो है ना मुँह के कैंसर की जो। अच्छा, इसमें कितने स्टेजेस होते हैं और क्योरेबल होता है नहीं होता, क्या इसका जो ट्रीटमेंट? देखिए मुँह के कैंसर की अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो मुँह के कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट स्टेप जो है वो सर्जरी है, और इसकी 4 स्टेजें होती हैं। अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर पेशेंट आ जाता है और ऑपरेबल है, उसकी मुंह की ओपनिंग अच्छी है और ऑपरेट हो सकता है, तो उसको निकाल दें, और उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट आ जाती है, प्रॉपर तरीके से उसको देखा जाता है, और उसके बाद उसको शुआओं की, कीमो की और रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इनका 3 तरीके से इलाज है इसका। अच्छा, पहले डिस्कस करते हैं ये, फिर बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट्स क्या हैं, इलाज क्या हैं, किस तरह से होंगे। अभी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमने देखा कि बड़ी बिजनेस हुई, अवेयरनेस भी हुई, हम फिर उसको रिकॉल करेंगे कि उसकी वजूहात क्या होती हैं, किस तरह से उससे बचा जा सकता है। और कहते हैं ना प्रॉपर अगर आप वक्त पे चेकअप कर लें तो आप बच सकते हैं, बहुत ईजिली क्योर हो जाता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले कोई ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जाने से पहले हम डॉक्टर में बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, तो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या स्टेजेस होती हैं, और जो है इसके बारे में मज़ीद लोगों को बताइए कि किस तरह। देखिए ब्रेस्ट कैंसर भी हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसीलिए इसकी अवेयरनेस पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है।
पहले तो हम देखते थे कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी एज में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अब यंग ख़वातीन भी बहुत आती हैं ब्रेस्ट कैंसर की। अच्छा, इसकी स्टेजेस भी ये होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। जो अर्ली स्टेज होती है जिसमें इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें यही होता है कि जो अर्ली स्टेज में आपको जो भी लम्प फील हो रहा है या आपको अपने ब्रेस्ट के शेप में कुछ चेंज आ रहा है, वो आपने फ़ौरन देखना होता है। तो उसमें ये ज़रूरी है कि आपको अपनी बॉडी के बारे में अवेयरनेस हो। दूसरा ये कि जैसे ही कोई आपको चेंज फील हो रहा है तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है, अपना मुआयना कराना है, अपना चेकअप कराना है। अगर स्टेज बढ़ जाती है, जैसे चौथे स्टेज पे आ गई, मतलब ब्रेस्ट कैंसर कहीं और चला गया, तो उससे पहले जो आपके बगल में जो गदूद होते हैं उसमें आपको महसूस हो सकते हैं, वहाँ गदूद महसूस हो सकते हैं। और फिर अगर वो उसके अलावा आपके जिस्म के किसी और हिस्से में चला गया, जैसे अगर आपके लंग्स में चला गया, फेफड़ों में चला गया, तो आपको खांसी, सांस की तकलीफ़, अगर जिगर में चला गया तो आपको भूख नहीं लग रही, आपका वज़न कम होना, ये सब होता है। अच्छा, जो स्क्रीनिंग की बात आती है ब्रेस्ट कैंसर की, उस पर इसलिए ज़ोर दिया जाता है कि स्क्रीनिंग क्या करती है कि वो जो आपको नज़र नहीं आ रही होती बाहर बीमारी, स्क्रीनिंग उसको पहले से डिटेक्ट कर लेती है, मतलब बिल्कुल अर्लियर स्टेज पे, जबकि वो सामने भी नहीं होता। इसीलिए स्क्रीनिंग पे जोर दिया जाता है, क्योंकि जब अर्लियर स्टेज पे डायग्नोज हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर तो वो क्योरेबल होता है। जब वो स्टेज 4 हो जाता है, मतलब जब चौथे स्टेज पे आ जाता है, तो फिर वो क्योरेबल नहीं होता, हाँ ट्रीटेबल ज़रूर होता है। अब ब्रेस्ट कैंसर में बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, इसीलिए स्क्रीनिंग पे उसके बहुत ज़ोर दिया जाता है कि आप जितना जल्दी डायग्नोज होगा, आपको पता चलेगा, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, आप क्योर हो जाएंगे। अब उसकी वजूहात क्या होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की? ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात में ये देखा गया है कि एक तो वो एज आपकी ज़्यादा है, ये खुद से एक रिस्क फैक्टर है जो रिसर्च हुई है। फिर अगर आपकी ज़्यादा एज में आपका वेट ज़्यादा है, जो ओबेसिटी, खुसूसन जब आप औरतों का जो मीनोपॉज होता है, जब पीरियड्स आपके बंद हो जाते हैं, उसके बाद अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो एक ये कॉज भी है। दूसरा ये है कि अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई बच्चों को, तो वो भी एक देखा गया है कि उसकी वजह से भी होता है, या जिनके बच्चे नहीं होते तो उस वजह से, क्योंकि वो उनमें कुछ हार्मोन चेंजेस नहीं आते, तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर की वो वजह बताई गई है। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा स्किन कैंसर्स हैं, ये क्यों इस तरह से होते हैं? क्या जो है इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलता है? क्योंकि चलिए इसके तो हमें पता चल जाएगा, बॉडी में आप चेक कर रहे हैं, स्क्रीनिंग हो रही है, लेकिन बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिनका तो पता ही नहीं चलता कि भाई ये हो गए, और ऑल ऑफ अ सडन आपको आके पता लग रहा है कि जी ये तो डायग्नोज हो रहा है, स्टेज 3 कैंसर है। बिल्कुल ये है, हमारे पास बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी डायग्नोज ही पता नहीं लगती कि ये इंसानी कौन से हिस्से से ये निकला हुआ है। बिल्कुल ऐसे। बेसिकली मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की हुई है आजकल, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि अगर हमें सबसे ज़्यादा जो लिवर है वो एक जिगर जिसे कि बोलते हैं कि एक ऐसा आर्गन है बॉडी के अंदर कि वो कैंसर कहीं भी बॉडी में कहीं भी आता है ना, अपनी आकर जो है ना एक पवेंदगारी जाकर लिवर में ज़रूर दे देता है। तो उसकी जो बायोप्सी है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है कि हम वहाँ से कर लें। तो आज मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जो मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, तो उसके अंदर बहुत से मार्कर्स लगाते हैं आजकल। तो डिफरेंट जो ना पैथोलॉजिस्ट हमें मार्कर लगा कर दे देता है, उसके अंदर हमें पता लग जाता है, एक क्लू बन जाता है कि ये मोस्टली जो है ना ट्यूमर जो है ये बॉडी के इस जगह से अराइज हुआ है, कि वो आंतलियों से भी आ सकता है, मैदे से भी आ सकता है, फेफड़ों से भी आ सकता है, ब्रेस्ट का ट्यूमर भी वहाँ पर जा सकता है। तो ये सारी फिर वहाँ से हमें वो उन मार्कर्स को देखकर डॉक्टर अपना वो कर देता है। अगर एडिशनल उनको कुछ रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उनको इन्वेस्टिगेट करता है। जैसे आप लोगों ने आजकल नाम सुना होगा पैट स्कैन का, तो वो भी एक क्लू दे देता है कि प्राइमरी कहाँ से। तो उसी की वजह से हमें मिल जाती है कि मोस्टली कहाँ से ये अराइज होती है। तो उसकी वजह से फिर जो है ना उसके जो जहाँ से हमें पता होता है कि वो आंतलियों का है तो आंतलियों के हिसाब से इसको ट्रीट किया जाता है, अगर वो ब्रेस्ट का है तो ब्रेस्ट के हिसाब जाता है। स्किन कैंसर के हवाले से भी मजीद बताइएगा, लेकिन पहले एक कॉलर है उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिमशा? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या सवाल है? रेहान बात कर रहा हूँ कराची से, और आपका शो बहुत अच्छा है, आपको मालूम ही है कि मैं कॉल करता रहता हूँ और आपका शो भी देखता हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो है बहुत से लोग जो है वो नौजवान लड़के गुटखा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और मेनपुरी, क्या ये भी कैंसर का सबब बनता है? जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, ये कैंसर का सबब बनता है। देखिए हमने आजकल देखा है कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनसे पूछते हैं कि जी आप, या जो हमारे पास 35-40 साल का भी बंदा आ जाता है उनसे हम पूछते हैं कि जी आप पान गुटखा तुम कब से खा रहे हैं? वो कह रहे हैं तो हमें तो 15 साल हो गए, हमें जो है ना 20 साल हो गए। तो ये बचपन से इसका मतलब खा रहे हैं।
तो इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो है ना मुंह की जो ओपनिंग है वो बिल्कुल छोटी हो जाती है, होना शुरू हो जाती है, फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग तो हमारे पास इस कंप्लेंट के साथ हैं कि सर हम पान गुटखा तो खा रहे हैं, 5 साल से 6 साल से 10 साल से खा रहे हैं, हमारी जो है ना मुंह जो है ना वो नहीं खुल रहा, एक उंगली अगर डालते हैं तो सिर्फ एक उंगली की ज़्यादा, या किसी का बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये भी लेटर स्टेज के अंदर वो आकर कैंसर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो इसकी वजह से जो पान गुटखा है या तंबाकू है जो भी है वो कैंसर का बायस बनता है। बिल्कुल ऐसे उसको अवॉइड करें। स्किन कैंसर से जो है वो क्या चीज़ें होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से पता चलता है? अच्छा, स्किन कैंसर हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है एज़ कम्पेयर टू द अदर कैंसर्स, क्योंकि स्किन कैंसर जो है वो ज़्यादातर बाहर कॉमन है, क्योंकि उसकी ये वजह होती है कि वो एक स्किन टाइप होती है, गोरी स्किन, उस पर ज़्यादा होता है। मेलानिन की जो है वो है वो कम होती है, हमारे यहाँ इतना वो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर स्किन कैंसर्स की जो वजूहात देखी जाएँ उसमें भी यही है कि अगर आपका सनलाइट एक्सपोजर जो है, खुसूसन वो जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज़ निकलती हैं, उस टाइम पे अगर आपका सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा हो, जो 10 बजे से सुबह स्टार्ट होता है अराउंड 2-3 ओ क्लॉक तक, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज़ ज़्यादा होती हैं, तो उसमें अगर आपका एक्सपोजर ज़्यादा हो तो उसमें स्किन कैंसर के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक वजह तो ये है। दूसरा ये वही जो मैंने आपको बताया था कि कोई फैमिली हिस्ट्री हो या जीन्स हो, तो उसमें ये है। और कोई ऐसी स्किन कैंसर की वाज़े वजह नहीं। हमारे यहाँ और कौन से कॉमन कैंसर्स हैं जिसके हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो औरतों में ब्रेस्ट कैंसर है, फिर उसके बाद जो है ओवेरियन कैंसर है जो कि अंडरदानी का कैंसर होता है, यूट्रस का कैंसर है जो बच्चादानी का कैंसर होता है, उसके अलावा फिर हेड एंड नेक कैंसर्स बहुत कॉमन है। और उसकी मेन वजह देखें, एक कुछ कैंसर्स होते हैं जिसमें हमें वजह नहीं मालूम होती, लेकिन जो हेड एंड नेक कैंसर है उसकी वजह, साफ वजह जो है वो ये पान, छालियाँ, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, उसकी वजह से हो रहा है। तो मेरी यहाँ पे मैं इस प्लेटफॉर्म से लोगों से यही कहूँगी कि वो उसको अवॉइड करें, क्योंकि उसकी मेन वजह यही है और इसकी वजह से बहुत सारे कैंसर्स जो हैं हेड एंड नेक के आ रहे हैं। ठीक। और फिर जो है उसके अलावा लंग कैंसर भी है जो कि स्मोकिंग से होता है, सिगरेट पीने से होता है। और आंतों का कैंसर भी कॉमन हो रहा है हमारे यहाँ, खुसूसन जो छोटी आंत का कैंसर है और बड़ी आंत का कैंसर है, ये चीज़ें भी कॉमन है। अच्छा, कैसे किसी भी कैंसर को आइडेंटिफाई करें? एक बहुत ही चलती फिरती बॉडी होती है, पता चलता है। अभी हमने रीसेंट केस में देखा कि मेरे एक्स प्रोड्यूसर, वो 1 महीने में उनको पता चला कि जी कैंसर हुआ, और 1-1.5 महीने के अंदर उनका ड्यूरिंग कैंसर हुआ एंड देन ख़त्म। तो क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि अगर आप किस एजेस में आपको जो है वो चेक करा लेना चाहिए, और किस तरह से आपको पता चलता है कि भाई ये सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी में तो मुझे किसी भी तरह का कैंसर हो सकता है? डॉक्टर साहब, कहीं कहीं कैंसर जो सिम्टम देती है वो आपको महसूस नहीं होता। जैसे डॉक्टर साहब ने बात की ओवेरियन ट्यूमर की, जो सबसे ज़्यादा कॉमन ख़वातीन के अंदर ओवेरियन ट्यूमर जो डॉक्टर साहब ने कहा। अब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कैविटीज़ है ना, चेस्ट कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, उसके अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है। और तो क्या है कि जब वो ग्रोथ करती है, ट्यूमर ग्रोथ करता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से एरिया होती है ना, बढ़ती जाती है उसकी साइज़। जैसे साइज़ बढ़ती जाएगी, अगर सराउंडिंग स्ट्रक्चर कोई पड़ा हुआ होगा तो उस पर प्रेशर देना शुरू कर देगी, फिर सिम्टम्स दे। अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे एब्डोमेन जो पेट है वो फूलना शुरू कर देता है, तो पेशेंट कहता है कि जी मुझे पेट में ऐसे लग रहा है कि जैसे पेट फूल रहा है, तो उसमें ऐसे लग रहा है कि मुझे हेवीनेस महसूस हो रही है, मुझे पेन महसूस हो रहा है, तो ये ऐसा सिम्टम देगा। तो ओवरी इनिशियल स्टेज में आपको इतने सिम्टम नहीं देती। जब वो डायग्नोज स्टेज 3 या स्टेज 4 के अंदर होती है, या पेट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो उसकी वजह से ये सिम्टम्स बनते हैं। बाकी जो दूसरे जो सिम्टम्स हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने ब्रेस्ट के लिए कहा कि उसके लिए तो आराम से बंदा नहाता है, तो हाथ लग जाता है और हाथ पर। तो जैसे मैदे के अंदर आपने कहा कि उसको स्टमक कैंसर हुआ, तो स्टमक कैंसर को एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, उनको भी सिम्टम्स से हो रही होगी, एसिडिटी हो रही होगी, उनको कोई पेन महसूस हो रहा होगा, उनको कोई ऐसी होगी कि डिस्पेप्सिया मीन्स कि खाना पीना उसको नहीं रास आ रहा होगा, वो कह रहा होगा कि जी मुझे भूख नहीं लग रही है। तो कुछ ना कुछ उसको सिम्टम्स ज़रूर हो रहे होंगे, मगर वो उनको निगलेक्ट कर रहा होगा। आखिर लास्ट क्या होगा कि वो जब कैंसर की शक्ल उसमें अख्तियार करेगा, उसमें हो सकता है कि उसको खून की कमी हो जाए,
कि उन अंदर अंदर से कोई ब्लीडर जो है ना ब्लीड करना शुरू हो गए, बाथरूम के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तब उनको पता लगेगा। जब उनका खून बॉडी से कम हो जाएगा और एनीमिया के साथ जाकर इमरजेंसी प्रेजेंट करेगा, तब उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो फिर देखेंगे जी ये तो स्टमक कैंसर निकला। तो ये सिम्टम्स कहीं की बॉडी के अंदर जो है ना बहुत सिम्टम्स कम आते हैं। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि लोगों को अपनी हेल्थ पे तवज्जो देनी चाहिए, अपने आप पे हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो कोई भी आपको अगर सिम्टम हो रहे हैं जो प्रोलॉन्ग चल रहे हैं, मतलब जो लंबा चल रहे हैं, खांसी है जो ठीक नहीं हो रही है 1-2 हफ्ते में या 1 महीने से ठीक नहीं हो रही, या आपका दर्द है जो कि ठीक नहीं हो रहा, पेट में दर्द है, या आपको बदहज़मी हो रही है जो कि ठीक नहीं हो रही, तो आपको जाके चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए अच्छे से। अच्छा, और ये चेकअप कौन सी एजेस में हो, क्या क्या करना है, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक इन सिटी एट 10। जाने से पहले हम बात करते हैं कि कैसे अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, कैसे चेक करें और कैसे फिट रहें कि कैंसर से बचें। तो डॉक्टर अनम आप कुछ ऐड करी थी, बताइएगा। अच्छा देखिए, फिट वो यही है कि आपने जो है ना सबसे पहले अपनी डाइट पे तवज्जो देनी है, हेल्दी डाइट लेनी है। सब कुछ जैसे अपनी डाइट में प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, फैट्स भी हों, हर चीज़ मॉडरेट अमाउंट में लेनी है। फिर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज आपने दिन में आधा घंटा ज़रूर अपने लिए टाइम निकालना है कि आप कुछ भी वॉक कर लें, रनिंग कर लें, जो भी आपको सूट करती है आप ज़रूर करें। तीसरा ये कि आपने अपना वेट मेंटेन रखना है, खुसूसन जब आपकी आफ्टर 30s आपने अपने वेट को मेंटेन करना है। और वेट आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग करना होता है, जिसे हम कहते हैं BMI। तो उसके 18 to 25 इन बिटवीन उसकी वैल्यू होती है, तो आप उसको मेंटेन रखें। तो इन चीज़ों से भी काफ़ी जो है आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये सिर्फ कैंसर को ही नहीं, दूसरी जो हार्ट डिजीज़ वगैरह हैं उसको वो भी प्रिवेंट करता है। अच्छा, अब आपने अपना चेकअप कब करवाना है? तो चेकअप के लिए देखें, मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम है जो कि ठीक नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर जाएं चेकअप के लिए। बाकी जो कुछ कैंसर हैं उसकी गाइडलाइंस होती हैं कि स्क्रीनिंग कब स्टार्ट होनी है। तो जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर है उसकी स्क्रीनिंग में ये है कि 45 जो एज है आपकी, जब औरतें 45 ईयर्स की एज को पहुंचती हैं तो तब से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप पान गुटखा और छालियाँ लेते हैं तो आपको ENT के पास जाना चाहिए और अपने मुंह का भी मुआयना करवाना चाहिए। वैसे तो वो आपको छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर आपको छोड़े हुए भी अरसा हो गया है फिर भी आपको जाके मुआयना करवाना चाहिए। फिर जैसे जो सिगरेट पीते हैं उसमें लंग कैंसर, उनको स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस हैं कि उनको भी कि 40 ईयर्स के बाद अगर वो उनको जो है सिगरेट लेते हुए काफ़ी अरसा हो गया है तो उनको भी अपना एक चेकअप कराना चाहिए। उसके लिए फिर वो CT स्कैन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर जो दूसरे कैंसर्स हैं उन सब की एक गाइडलाइंस हैं। जो आंतों का कैंसर है, अगर उसमें यह है कि आफ्टर 50 ईयर्स के बाद जो स्टूल टेस्ट होता है उस पर वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और इससे पहले 40s के बाद, जैसे कि डॉक्टर साहब बता को स्क्रीनिंग ज़रूरी है, उससे पहले अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, इन चीज़ों को बेहतर करें, जैसे कि भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया भी है। उससे तो क्या, जैसे हम हर ही बीमारी को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें यही हमें कोर चीज़ समझ में आ रही होती है कि एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट है उसका ख्याल करना है। अच्छा, कैंसर्स के यकीनन इलाज बहुत महंगे हैं और उमूमन लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे होते, तो उसमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि लोगों को क्या करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कैंसर क्योर करने में पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो आजकल देखें जो इलाज की जो तरीके कार हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि साइंस ने तरक्की की है तो इलाज भी बहुत ज़्यादा इनका महंगा है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली इलाज है। तो उसके लिए कुछ हमारे पास हम मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हैं और थैंक्स उन लोगों की जो मुख्तलिफ हजरात हैं, मैं तो जना हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो वहाँ पर कुछ लोग जो है वो डोनेशन के ज़रिए, कुछ पाकिस्तान बैतुल माल से, कुछ गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ से जो भी है पेशेंट की अच्छी खासी हेल्प हो जाती है इन ट्रीटमेंट के हवाले से। तो बाकी ये है कि कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, जो कि आपको पता है कि गवर्नमेंट के एंड पे हो या जो है ना किसी NGOs के एंड पे हो तो वो नहीं देती, क्योंकि उसके लिए एक साइकिल तो होती नहीं है। इनको कम से कम भी 1 साल के लिए वो ट्रीटमेंट चाहिए होती है किसी पेशेंट्स को। तो अगर 1 साल के लिए ट्रीटमेंट चाहिए तो तकरीबन एक पेशेंट पे कोई 15 से 20 लाख रुपए के खर्च होते हैं, और 15-20 लाख रुपए खर्च तो ये सारे जो है वो नहीं कर सकते। फिर मुख्तलिफ लोग हैं, कुछ अपने पॉकेट से भी लेते हैं,
तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी। अच्छा, जिना हॉस्पिटल से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इशू सामने ये आता है कि वहाँ पर यकीनन बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बेस्ट आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है, लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। जब पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो यकीनन वो परेशानी में अपनी फैमिली के साथ आ रहे होते हैं। ये डॉक्टर्स के साथ मामलात नहीं है, लेकिन जो दीगर अमला है या आते ही जो आपको चीज़ें फेस करना पड़ती हैं उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ट और डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक तो फैमिली पहले ही परेशान होती है और जब उनको जो है वो प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट या कोई बताने वाला या उनको उस वक्त क्योर करने वाला नहीं मिल रहा होता तो नहीं समझ आता। तो ये कब जो है ना ये ह्यूमन बिहेवियर्स हमारे ठीक होंगे या हॉस्पिटल्स में हमारे क्यों नहीं ये चीज़ें? देखिए, अगर ह्यूमन बिहेवियर की आप बात करेंगी तो मुझे एक बात बताएं कि कभी डॉक्टर्स से बिल्कुल भी एतराज़ नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स का बिहेवियर हमेशा बहुत अच्छा रहा है। देखिए, हम लोअर स्टाफ की जो बात करते हैं या जो लोअर लोग होते हैं जो हमारे मातहत काम करते हैं, उनके अंदर भी जब लोग हमारे पास उनकी कितना वो पेशेंट जो बंदा जो हम पियोन लेते हैं या हम जो है चपरासी लेते हैं या दूसरा जो बंदा अटेंडेंट होता है वहाँ पर वो लेते हैं, तो उनकी क्या साइकोलॉजिकल टेस्ट कितनी की होती है, कितने लोगों की साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट तो हर बंदे की ज़रूरी है ना। हम तो नहीं जानते कि हम तो सुबह क्लिनिक से अंदर चले जाते हैं, अपनी बैठ जाते हैं कुर्सी पे जाकर, उसके पीछे क्या हो रहा है, मगर हमने फिर भी एक सिस्टम बनाया हुआ है। उस सिस्टम का ये है कि हमारे पास एक नीचे जो कि एक लाइन लगती है सुबह सवेरे, उसके ऊपर जो है टोकन सिस्टम है, टोकन सिस्टम के बाद वो टोकन सिस्टम सेकंड फ्लोर के अंदर आता है, उसी के अंदर फिर दो चीज़ें डिवाइड जाती है, नया पेशेंट अलग भी होता है, ओल्ड पेशेंट अलग भी होता है। तो फिर लोग कंप्लेन करो तो ना बैठने की जगह होती है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई देखने वाला है, तो ये चीज़ें बेहतर हुई है हॉस्पिटल में बैठने की जगह और प्रॉपर तरीका। मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आता है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उसको 10 घंटे बैठा दो, वहाँ पैसे भी देगा और वेट भी करेगा, मगर यहाँ पर वेट नहीं करता पेशेंट। वो कहता है कि जैसे मैं आया हूँ वैसे मैं दिखा दूँ। हाँ, तो ये दोनों तरफा होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अनम ज़रूरत है कि हम मज़ीद कैंसर हॉस्पिटल्स बने। आप भी चूँकि कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, कैंसर देखें, हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो कम है हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से, और गवर्नमेंट को उस पर तवज्जो देनी चाहिए कि हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें और टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स को बनाएं। और क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ 2 मेन हॉस्पिटल हैं, सिविल और जिना। लेकिन मैं आपको बताऊं, कैंसर का इलाज जो है इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा दूसरे काफ़ी वेलफेयर हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जैसे कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल है, यहाँ भी मरीज़ों को वेलफेयर मिल जाता है, मतलब इट्स प्राइवेटली फंडेड, कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं है। और जो क्योरेबल स्टेज जो होती है कैंसर की, उस पर अराउंड 70 to 80% वेलफेयर मिल जाता है। तो इसके अलावा एक और हॉस्पिटल है बैतुस्सुकून, उसका भी आपने नाम सुना होगा, उसमें भी पेशेंट को काफ़ी जो डिस्काउंटेड रेट्स या सब्सिडाइड रेट्स पे उनका इलाज हो जाता है। अच्छा, अब जो आपने बात कही थी कि देखें जो कैंसर का इलाज है वो मुश्किल है और उसकी तशखीस भी मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो ज़रूरी होते हैं। मतलब ब्लड टेस्ट भी होते हैं, फिर आपके जो CT स्कैन, MRI, ये सब चीज़ें भी होती हैं, वो भी महंगी होती हैं। फिर लोग बायोप्सी, एक हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शन ये भी है कि बायोप्सी होगी, बायोप्सी ज़रूरी होती है कैंसर के डायग्नोसिस के लिए, चाहे आप CT करा लें, MRI करा लें, लेकिन जब तक हमारे पास बायोप्सी नहीं होगी तब तक कैंसर का इलाज शुरू नहीं होता। तो हमारे यहाँ लोगों में एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि बायोप्सी से कैंसर फैल जाता है, ऐसा नहीं होता। वो एक्चुअली ऑलरेडी इसी स्टेज पे आए होते हैं, मतलब फैली हुई स्टेज पे आए होते हैं, बायोप्सी से नहीं फैलता। तो बायोप्सी भी ज़रूरी होती है कैंसर के लिए। तो ये टेस्ट उनके वो होते हैं, मतलब लोगों पे काफ़ी प्रेशर होता है कि फाइनेंशियली वो ड्रेन कर देता है कैंसर का इलाज, लेकिन बहुत सारे वेलफेयर हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे जो कि बहुत लोगों को सहूलत फराहम करते हैं, मदद। बस बात वो ये कि हर तरह की अवेयरनेस हो तो जो है वो हो सकता है कि चैलेंजेस हो दूसरी जाते बात हैं, मैं यहाँ पर परेशान ये कहना चाहता हूँ कि जब बंदा आता है ना, वो ये समझता है कि मैं कैंसर का इलाज नहीं करने आया हूँ, मैं बुखार का इलाज करने आया हूँ। हाँ। तो वो कहता है कि हेयर एंड देयर हमें जो है ना डॉक्टर साहब देखे और दवाई लिख कर दे दी। अब जब तक हम प्रॉपर स्टेजिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर वे इस पे कैंसर का नहीं ढूंढेंगे या डिजीज़ को डायग्नोज नहीं करेंगे, तब तक हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसा ही। तो पेशेंट्स को भी पेशेंस का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, और बेस्ट डॉक्टर्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं, चाहे हम जिना सिविल की बात करें या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें। लेकिन बात वही है कि ख़ुद भी जब फैमिली भी जाती है तो उस एटीट्यूड के साथ जाए, यकीनन परेशान होते हैं, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, बहुत महंगा इलाज भी है, लेकिन जो है वो आप सब्र और तहम्मुल रखेंगे
तो बहुत ज़्यादा बेहतर मामला हो जाएंगे, रादर देन कि आप chaos पैदा करें और जो है वो अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करें। लेकिन बहरहाल टू कंक्लूड दिस डिस्कशन और कैंसर डे के बारे से हमने आज बात की, तो हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स भी मौजूद थे, डॉक्टर अनम और डॉक्टर महर, आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। हेल्दी खाना खाया करें, फिट रहा करें, अपना ख्याल रखा करें, यही एक तरीका है कि आप हर तरह की बीमारी से बच सकते हैं। वॉक ज़रूर करें, आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा लेती है। तो यहाँ पर मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।